तो चलिए रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली जो लेक्चर्स थे उसके अंदर में आपने रिलेटिव प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, साथ ही आपने शॉर्टे डिस्टेंस को लेकर भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो एक जो कंसेप्ट था आपका वहां पर क्लियर हो गया होगा, थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। आज जो बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर बात करूंगा मैं, जिससे आपके क्वेश्चन श्योर शॉर्ट मिलता ही मिलता है हर एग्जाम के अंदर में। यहाँ से ट्रेंड देखा गया है जो आप लोग अच्छे से जानते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम्स के नाम से। देखिए रिवर बोट के अंदर में जो बेसिकली यहाँ पर कंफ्यूजन वाला केस होता है ना, वो इसके अंदर में रहता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वेलोसिटी आपको गिवन है। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए वेलोसिटीज का जब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो उसके लिए हमारे पास में 6 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें से हमें 4 गिवन होते हैं और 2 उसके अंदर से आइडेंटिफाई करने होते हैं। ये पिछली क्लास के अंदर में आपने अच्छे से समझा इसको। अब आज की जो क्लास रहेगी उसमें रिवर बोट प्रॉब्लम्स को हमें सोल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए वो सिखाऊंगा। साथ ही यूनिवर्सली चाहे मेरे पास में रेन बोट से रिलेटेड, रिवर बोट से रिलेटेड आ जाए, रेन मैन से रिलेटेड आ जाए, प्लेन विंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, सारे के सारे यहां से निकल कर आ जाएंगे आप लोग के क्वेश्चंस। अगर आपको रिवर बोट प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आती है तो आगे ये कंसेप्ट आपके जो 4 से 5 आगे की लेवल्स बचते हैं वो इजिली कर लोगे। तो देखो इसके अंदर में बेसिक बात करें कि मान लो मेरे पास में एक रिवर है जिसकी विड्थ हम मान लेते हैं डी है। कोई भी विड्थ हो सकती है, डी हमने इसकी विड्थ मान ली है, कोई मीटर्स के अंदर में हो सकती है, किलोमीटर के अंदर में हो सकती है, डजंट मैटर। जो भी हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन होगा हम उसको अज्यूम कर लेंगे। अब यहां पर आप देखो, आपका इस पॉइंट से आप मूव करना चाहते हो, मान लो इस पॉइंट से आपको दूसरे किनारे पर जाना है भाई, ठीक। तो इसके अंदर में जो वेलोसिटीज आपके पास में आएंगे तो हमें पता है कि एक बोट होगी और एक मेरे पास में रिवर होगी। इनकी रिलेटिव वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वीबी माइनस में वीआर से। तो ये आपकी वेलोसिटी जो है, ये रिलेशन आपका सेटअप होता है जब बोट और आपके पास में एक रिवर गिवन हो। अब देखो जो वेलोसिटीज है इसके अंदर में वीबीआर कौन सी है, वीबी कौन है और वी आर क्या है, ये पहचानना ही इस क्वेश्चन की सबसे जरूरी चीज है। तो देखो भाई यहां पर रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी, ये रिवर जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी, कोई इशू नहीं इसके अंदर में। अब ये जो फ्लो की डायरेक्शन है, जिस स्पीड से यहां पर फ्लो कर रही होगी, तो इसको हम जानते हैं वी आर से। जो वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी मेरे पास में वो वी आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरी चीज, वी आर मुझे पता लग गया, अब वीबीआर क्या है। अब वीबीआर और वीबी के ऊपर में थोड़ी सी कहानी सीख लो। जो भी हमारे पास में वेलोसिटी है बोट की, जो एक्चुअल में हम जिस डायरेक्शन में चलना चाहे, मतलब मैं इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूं, इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूं, तो ये जो बोट की वेलोसिटी होगी ना, ये जो बोट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसको आप जानते हैं वीबीआर के नाम से। ये क्या होगी आपकी वीबीआर क्यू। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैंने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, लेकिन क्या बोट मेरी इसी डायरेक्शन में इस पॉइंट पर जाकर रुकेगी? क्या मैं इस पॉइंट पर जाऊंगा? नहीं। बोट जो होगी, ये जो रिवर थी, ये भी अपना एक फ्लो जो है, इसके पास में एक वेलोसिटी है, इस बोट को क्या करेगी, इस साइड में धकेलने की कोशिश करेगी और फाइनली हम किस एज पर चले जाएंगे, हम इस एज पर चले जाते हैं। यानी कि हमें जाना चाहिए था इस पॉइंट पर और हम पहुंच यहां पर गए। ये मेरे पास में अगर कुछ एंगल मान लेता हूं, ये थीटा एंगल पर मैं बनाकर चला इससे और मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया, तो जो असलियत में मैं जिस पॉइंट पर पहुंच रहा हूं वो कहलाती है वेलोसिटी ऑफ बोट। और जो मैं चलना चाहता था, यानी कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगी, इसकी वीबीआर। तो पहली कहानी तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये मेरे पास में आपका वीबीआर रिप्रेजेंट करता है। वीबीआर को एक और तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वीबीआर मेरे पास में गिवन होगा कि इंजन की स्पीड आपके पास में, जब क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे, जब न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो वहां पर गिवन होगा कि इंजन की स्पीड। तो इंजन की स्पीड का मतलब ही कि हमारे पास में क्या है, वीबीआर के बारे में वो बात कर रहा होगा। तो पहली वीबीआर मतलब जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूं, लेकिन एक्चुअल में उस डायरेक्शन में गया नहीं हूं मैं, क्योंकि मेरे पास रिवर थी, वो अपना एक उसके ऊपर में फोर्स लगा रही है, एक वेलोसिटी उसके पास में आ गई, एक रिजल्टेंट फोर्स वहां पर निकलेगा उनका, तो वो इस डायरेक्शन में चली गई है। तो जिस डायरेक्शन में असलियत में पहुंचे हैं वो मेरे पास में वीबी, और जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूं, यानी कि अगर सिंपल भाषा में लिखें तो जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं लेकिन इस डायरेक्शन में गए नहीं, वेलोसिटी के कारण में मैं अपना रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ गया। तो दूसरी चीज आपको क्वेश्चंस के अंदर में इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई इंजन की स्पीड ये है, तो आपको वो वीबीआर ही कंसिडर करना है, ठीक भाई। तीसरा आपको क्या मिल सकता है, कई बार आपको एग्जाम के अंदर में ये भी गिवन होगा, ए बोटमैन या फिर ए स्विमर ट्राइज टू रो या फिर स्विम।
देखो दोनों ही केस के अंदर में हो क्या रहा है, जो बोटमैन है वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है, बोटमैन की जाने की डायरेक्शन ये थी मेरे पास में, लेकिन वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में नहीं गया, तो हम ये कहेंगे कि बोटमैन ट्राइज टू रो, तो वो इस डायरेक्शन में चाहता था लेकिन पहुंचा यहां पर, तो जो उसकी चाहत थी वो मेरे पास में वीबीआर है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको बोटमैन ट्राइज टू रो या स्विम इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको स्टेटमेंट में तुरंत आइडेंटिफाई कर लेना, अच्छा ये तो मेरे को वीबीआर की बात कर रहा है। फोर्थ आप लोगों को ये बोल सकता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि जब मेरा जो पानी है इसके अंदर में वो ठहरा हुआ है, हालांकि पानी यहां पर ठहरा नहीं हुआ है, लेकिन हम ऐसा मान ले कि बोट जो है उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी, अगर पानी ठहरा हुआ होता तो भी मेरे पास में वो किसकी बात कर रहा है, वीबीआर की। तो वीबीआर को रिप्रेजेंट करने के मेरे पास में चार तरीके हो गए, जो वेलोसिटी है मेरी बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर क्वेश्चन के अंदर में जो दूसरे तरीके से गिवन होगा द स्पीड ऑफ इंजन स्पीड, इससे गिवन होगा, या फिर कहेगा बोटमैन ट्राइज टू, या फिर स्विमर स्विम्स ट्राइज टू, जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है वो भी आपका वीबीआर होगा। नेक्स्ट आपको गिवन होगा वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो आपको इन सारे डेटा से ये आइडेंटिफाई करना है कि वो किसकी बात कर रहा है इस रिलेशन के अंदर में वीबीआर की, क्योंकि जब हम रिलेशन निकालेंगे रिलेटिव से लेकर, तो रिलेटिवली मैं बात कर रहा हूं रिवर को कांस्टेंट मानकर, यानी कि उसके ऊपर में मैं चीटा बनकर बैठूंगा, वहां पर उसको कांस्टेंट मानूंगा, उसकी फ्रेम पर जाकर बैठूंगा और बोट की वेलोसिटी वहां से आइडेंटिफाई करूंगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर में, इन क्वेश्चंस के अंदर में आपको वीबी के बारे में पूछता है, जब भी क्वेश्चन आएगा इसमें तो वीबी के बारे में पूछेगा, बोट की वेलोसिटी को लेकर बात करेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इंजन स्पीड जब भी दे आपको कंफ्यूज नहीं होना वीबी को लेकर, बोट की स्पीड को लेकर, वो इंजन स्पीड मतलब मेरे पास में वीबी के बारे में बात कर रहा है। या फिर स्टिल वाटर की बात करें तो वो स्टिल वाटर भी मेरे पास में किसकी बात करेगा, वीबीआर को लेकर ही बात करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन, एक मिनट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और इसके अंदर में टॉपिक्स मैं उठाना चाहूंगा आप लोगों के लिए, जो और क्लैरिटी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। मान लो यहां पर मैंने कहा कि ये मेरे पास में एक बोटमैन है ये मेरे पास में बोटमैन है, यहां से चलना शुरू किया और इसने एंगल यहां से बनाया 37 डिग्री, 37 डिग्री। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बताओ मेरे लिए वीबीआर कौन सी, मैंने ये कहा कि ये मेरे पास में 50 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया, तो वीबीआर बताओ। तो वीबीआर आप डायरेक्टली देख के बताए कि भाई स्विमर ने जो बोटमैन था उसने चलना शुरू किया, तो चलने की डायरेक्शन ये है उसकी, लेकिन एक्चुअल में जाएगा नहीं ना, क्योंकि ये जो रिवर है इसकी वेलोसिटी भी इसके ऊपर में फोर्स लगाएगी, फाइनली ये किसी भी डायरेक्शन में अदर देन दिस डायरेक्शन जाएगा। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये तो हो गया इसका वीबी हो गया, और ये जो जिस डायरेक्शन में चलना चाहता है इसको हम जानते हैं वीबीआर। तो ये जो वेलोसिटी होगी दिस इज वीबीआर। तो ये आपको इसके पॉइंट से समझ में आना चाहिए। तो तीसरी चीज इसमें और समझो कि मान लो मेरे पास में मैं चलना चाहा इस डायरेक्शन में, इनिशियल पॉइंट मेरे पास में ये, और फाइनल पॉइंट जब पहुंच रहे हम तो हमने चलना शुरू इस साइड में किया, लेकिन मैं पहुंच इस डायरेक्शन में गया, फाइनल पॉइंट मेरे पास में ये आ गया। तो ये जो पॉइंट मिला रहे हो ना आप, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जो आप मिला देते हैं तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी निकल के आती है दिस वेलोसिटी इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ बोट। तो आपको एक क्लैरिटी आनी चाहिए इस इक्वेशन को लेकर कि वीबीआर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वीबी माइनस में वीआर, और ये वीबी जो है ये वेलोसिटी वो है जो हम एक्चुअल में गए, यानी कि जो हम असलियत में गए, असली वेलोसिटी जो मतलब जिस डायरेक्शन में हम गए हैं, अगर मैं ग्राउंड फ्रेम पर खड़ा होकर देखता हूं तो ये वो वेलोसिटी है, और मैं किस डायरेक्शन में चला था, मैं इस डायरेक्शन में चला, तो ये वेलोसिटी मेरे लिए क्या कहलाएगी, वीबीआर कहलाएगी। तो वीबीआर और वीबी को लेकर आपको बिल्कुल क्लैरिटी आनी चाहिए, वरना आपके क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो जाएंगे। चलो अब एक क्वेश्चन इसके अंदर में और मैं इसके डिफाइन क्वेश्चन ले लेते हैं, किसका क्वेश्चन आप लोग नोट करो। अच्छा एक चीज और रिवर बोट से रिलेटेड और समझा देता हूं मैं। एक होता है मेरे पास में अपस्ट्रीम और एक होता है भाई डाउनस्ट्रीम। अब इसमें क्वेश्चन जनरली किस तरह के पूछे जाते हैं वो और समझ लो। मान लो मैंने कहा कि एक रिवर है और ये रिवर का जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो है वो 60 मीटर है, ये 60 मीटर है। अब यहां पर आपको गिवन है कि जो वेलोसिटी ऑफ मेरे पास में रिवर है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, और इंजन की स्पीड जो आप लोग को गिवन है वो आपको गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर, और मैं इस डायरेक्शन में चलना चाह रहा हूं, इसी डायरेक्शन में। देखो मैं पिछले जो क्वेश्चन बता रहा था वो एक किनारे से दूसरे पर जा रहा हूं, अभी मैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट आप लोगों को समझा रहा हूं कि मैं यहां से चलना चाहता हूं और ये मैं 60 मीटर कवर किया और वापसी यहां पर मैं पहुंच गया। तो मुझसे ये पूछा जा रहा है कि कितना टाइम मैं लूंगा। अगर आप यहां पर बात करें, जब मैं रिवर का फ्लो था इसी डायरेक्शन में, ये रिवर का फ्लो है और मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था, तो दोनों वेलोसिटी दोनों वेलोसिटीज क्या हो गई हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं,
यानी कि वो जो रिवर है वो उसको सपोर्ट करेगी इंजन की स्पीड को, उसकी स्पीड को बढ़ाएगी। तो डाउन डायरेक्शन में उसकी स्पीड कितनी होगी, 8 प्लस में 2, तो ये आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में जो है ना, यानी कि डाउन स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर जा रही है उसी डायरेक्शन में आप अपना फ्लो लेकर जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी जो होती है वो मेरे पास में जुड़ जाती है। तो बताओ 60 मीटर जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, 60 मीटर डिवाइडेड बाय 10, तो ये लगा मुझे भाई 6 घंटे, यानी कि 6 आवर लगे। ठीक भाई, अब मैं इस पॉइंट पर पहुंचा और वापसी यहां से आ रहा हूं, मैं 60 मीटर वापसी आऊंगा। तो अब आप देखो कि रिवर का फ्लो कहां पर है, इस डायरेक्शन में है, और मैं किस डायरेक्शन में फ्लो करना चाह रहा हूं, इस डायरेक्शन में। तो टोटल मेरे पास में 8 से मैं इस साइड में जाता हूं और 2 से मुझे ये इस साइड में धकेलना चाह रहे, तो रिजल्टेंट कितना आएगा यहां पर, 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा भाई। ये तो स्पीड आएगी इसकी जब वो उसके अपोजिट में, यानी कि अपस्ट्रीम में जब चल रहा होगा। तो अपस्ट्रीम में जो वेलोसिटीज होती हैं वो आपस में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और डाउनस्ट्रीम में जो रिवर का फ्लो होता है, रिवर की जो वेलोसिटी होती है उस इंजन को सपोर्ट करती है। तो डाउन में जब मैं अपस्ट्रीम आ रहा हूं तो मुझे 60 मीटर आना है, लेकिन किस स्पीड से आऊंगा, मैं 6 से आऊंगा, तो मुझे कितना टाइम लगा, 10 आवर लगे। तो टोटल आप देखेंगे तो 6 प्लस में 10, यानी कि आपका जो आंसर आएगा दिस इज 16 आवर। तो टोटल इसको कवर करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, 16 आवर लगेंगे। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों का अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कैसे इसकी अप्रोच रखनी है। और इसके ऊपर में दुनिया भर के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, चाहे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है तो वहां पर भी आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन मिलते हैं। अच्छा, अब कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशन रिवर बोट की लेता हूं मैं, जो कि आपके डायरेक्ट फॉर्मूला वहां से निकल कर आएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको वीबीआर और वीबी को लेकर एक कंसेप्ट समझाया कि वीबीआर कौन सा होगा और वीबी कौन सा होगा। जो मैं डायरेक्शन में चलना जिस डायरेक्शन में मैं चलना चाहता हूं वो मेरी वीबीआर, लेकिन असली में जिस डायरेक्शन में गया हूं वो मेरे लिए वीबी कहलाएगी। ठीक भाई। अच्छा, अब कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर में समझो आप लोग। तो रिवर बोट को जो हमारे पास में आते हैं क्वेश्चन, तो दो तरह के क्वेश्चन पूछता है कि कितना टाइम लगा, कितना ड्रिफ्ट हुआ, और फिर मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम टाइम को लेकर भी इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। 4 तरह के क्वेश्चन इसके अंदर में डिजाइन किए जाते हैं। ओके, तो ये मैंने कहा कि भाई मेरे पास में रिवर है, यहां से मैं पॉइंट से मूव करना चाह रहा हूं। ये हमने मान लिया कि मैं एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना चाहता हूं। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, दूसरा किनारा है यहां पर। ठीक, ये मेरे पास में रिवर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये रिवर का फ्लो हमने मान लिया भाई। अब मैं जिस डायरेक्शन में चलना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनना, मैं इस परपेंडिकुलर लाइंस यानी कि दोनों एंड को मिला दें तो यहां से मैं इस डायरेक्शन में चलना चाह रहा हूं, यानी कि मेरी जो अप्रोच है मैं इस डायरेक्शन में चलना चाह रहा हूं कि मैं इस किनारे पर पहुंच जाऊं। तो मैं चला किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कितना एंगल बनाकर चला, थीटा एंगल, तो थीटा एंगल मैंने बनाया। अब मेरे को आप लोग बताओ कि ये जो मैंने यहां पर दिया है जिस डायरेक्शन में चला हूं वो वीबी है या वीबीआर है। बिल्कुल सही, ये मेरे लिए वीबीआर रहेगी। ठीक, यानी कि जिस डायरेक्शन में चाहता हूं मैं, ये मेरे पास में डी इसकी विड्थ होगी जिसको मुझे क्रॉस करना है। ठीक, लेकिन जब रिवर का फ्लो आएगा तो क्या एक्चुअल में मेरी जो बोट है वो इस डायरेक्शन में जाएगी या फिर कहीं और जाएगी, वो कहीं और जाएगी, इस डायरेक्शन में तो नहीं जाएगी, क्योंकि जो यहां पर आप देख रहे हैं रिवर भी उसके ऊपर में क्या लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होगी, उसकी वेलोसिटी भी कहीं ना कहीं उसको मूव करवाने की कोशिश करवा रही होगी, उसको सपोर्ट कर रही होगी उसकी वेलोसिटी को। तो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है वो बोट जो है वो इस डायरेक्शन में नहीं गई है, वो अदर देन दिस डायरेक्शन कहीं पर भी जा सकती है, यहां पर भी जा सकती है, यहां भी जा सकती है। हमने एक जर्नल कैलकुलेशन किया और मैंने मान लिया कि ये जो बोट है ये यहां पर आ गई है, ये बोट जो है ये इस पॉइंट पर पहुंच गई है। तो ये मैंने माना कि ये सी पॉइंट पर पहुंची है, और सी पॉइंट पर पहुंची है तो ये जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आप लोग मिला देते हैं, तो ये जो लाइन बनी है इसको मैं बोल देता हूं वीबी, द वेलोसिटी ऑफ द बोट। और यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि वी आर इस डायरेक्शन में, जो रिवर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में। ठीक भाई, तो यहां पर कहीं दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है, जो यहां पर आप लोग देख रहे हैं वीबीआर ये है, वी आर यहां पर है, और आपको एक रिलेशन पता है कि वीबीआर दैट इज इक्वल टू वीबी माइनस में वी आर, और वीबी को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं वीबी दैट कैन बी रिटन एज वीबीआर प्लस में वी आर। तो ये आपके पास में रिलेशन आता है बोट का। तो एक वेक्टर ये हो गया वीबीआर, दूसरा वेक्टर वीबी हो गया, मान लो ये इसका रिजल्टेंट आया, तो आप एक पैरेललोग्राम इसके अंदर में बना सकते हैं। ये पैरेललोग्राम आप यहां पर बनाएंगे तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा मेरे पास में वो कहीं यहां पर आ रहा है। इस केस को मैं थोड़ा सा यहां पर मैं इसको यहां से मिला रहा हूं,
इसको मैं यहां से मिला रहा हूं, ये अपने आप में एक वेक्टर मेरे पास में बना हुआ है। तो एक जो पैरेललोग्राम वाला रूल है वो यहां पर मैं इसके अंदर में लगाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से यहां पर थोड़ा सा इसको नीचे बना देता हूं मैं। तो आप देखो, इसका जो वेक्टर था मेरे पास में VBR, तो VBR एक एंगल बना रहा है, तो मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं। तो पहला जो एंगल यहां पर आप तोड़ेंगे, यानी कि इसको जो रिजोल्व करेंगे, एक तो परपेंडिकुलर एक्सिस जो थीटा के साथ में बना हुआ है, तो इस डायरेक्शन में क्या बनेगा इसका VBR cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या बनेगा इसका जो रिजोल्व करोगे आप लोग, तो यहां पर आपका बन के आएगा VBR sin थीटा। ठीक, अब नीचे यहां पर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, और ये ट्रायंगल हमेशा याद रखना, बार बार मैं इसको लेकर इसके बारे में मैं डिस्कस भी कर चुका हूं आप लोगों से, कि जब भी आप लोगों के लिए वेक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो एक सेपरेट ट्रायंगल टाइप में बना लो, वहां पर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करो, उनकी मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करो, और फिर फाइनली आप लोगों को प्लस करना है या माइनस करना है, उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर लो। तो VR यहां पर लग रहा है मेरे पास में, ये VR की डायरेक्शन हो गई है। VBR कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है भाई, यहां पर VBR sin थीटा लग रहा है। ऊपर की डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में आप लोग देख पा रहे हैं VBR cos थीटा लग रहा है। जो बोट यहां पर है, जब हम यहां पर थे, हमें इनिशियली इस पॉइंट पर थे, हमने थीटा एंगल पर चलना चाहा, लेकिन जो रिवर थी उसने एक फोर्स लगाई और उसको इस डायरेक्शन में लेकर आ गई है। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं इसके ऊपर में कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी, तो फोर्स लगने जो वेलोसिटी इसका आ रहा होगा, कौन कौन सी वेलोसिटीज इसके साथ में रिलेट कर रही होंगी। तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को जो जिस डायरेक्शन में चला था VBR को दो हिस्सों में रिजोल्व कर लिया। हमेशा यही टेक्निक आपको यूज करनी है। इसको मैंने दो हिस्सों में रिजोल्व किया, एक VBR cos थीटा आ गया और दूसरा VBR sin थीटा आ गया। तो अगर मैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली की बात करूं तो हॉरिजॉन्टली एक साइड में VR खींच रहा है और दूसरी साइड में VBR sin थीटा खींच रहा है, जो इसको इस डायरेक्शन में लेके आएगा, यानी कि लेफ्ट जो मेरे पास में सेंटर से लेफ्ट की साइड में लेके आएगा और VR इसको इस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहेगा। ठीक, अब यहां पर आप देख रहे हैं, अगर मैं इसका रिजल्टेंट फिगर बनाना चाहूं तो रिजल्टेंट फिगर कुछ इस तरह का होगा, दिस इज VR माइनस में VBR sin थीटा, जो कि कहां लेकर जाएगा, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा, और VBR जो है वो इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, VBR cos थीटा। अब यहां पर देखो, जो आपने यहां से नाव चलानी शुरू की, इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, तो इसके चलने के लिए जो यहां पर रिवर थी उसने एक फोर्स लगाना शुरू किया, यानी कि उसकी वेलोसिटी यहां पर आई एग्जिस्टेंस में, जो कि इसको धकेलने की कोशिश करेगी और धकेल कर इसको इस डायरेक्शन में लेकर जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इसका दो एक्सिस काम हो रहे हैं, एक तो ये रिवर को भी क्रॉस कर रहा है। देखो एक पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर पहुंची होगी, फिर यहां पर पहुंची, फिर यहां पर पहुंची, और यहां पर पहुंची, और फिर यहां पर पहुंच गई। अगर मैं यहां पर खड़ा होकर देख रहा हूं तो मुझे तो ये एक्सिस कुछ ऐसा लग रहा है कि ये पहले यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, और फिर यहां था, यानी कि ये एक लेंथ वाइज उस रिवर को क्रॉस कर रहा है। ठीक है ना, यहां से A से B पॉइंट पर जा रहा है, मैं यहां पर अगर खड़ा होकर देख रहा हूं तो ये रिवर जो है, ये पॉइंट जो बोट है A से B पर जा रही है, यहां से खड़े होकर देखेंगे तो। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट आगे भी जा रही है, मतलब B की तरफ में जा रही है, और साथ ही साथ ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी अपने आप को मूवमेंट करवा रही है, यानी कि आपको रिवर के साथ साथ में भी इस साइड में आप आओगे तो आपको मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो दोनों ही इसके अंदर में आ गई, यानी कि एक्स एक्सिस में भी इसकी मूवमेंट है और वाई एक्सिस में भी इसकी मूवमेंट है। अगर मैं जो रिवर की डायरेक्शन उसको वाई डायरेक्शन मान लेता हूं और ये मेरे पास में जो हॉरिजॉन्टल है इसको एक्स डायरेक्शन मान लेता हूं, तो दोनों साइड में यहां पर ऑब्जेक्ट ने मूव किया। एक ने क्रॉस करवाई इसकी विड्थ को, यानी कि डी विड्थ को क्रॉस करवाई, और एक ने यहां पर इसकी ये डिस्टेंस कैलकुलेट करवाई, यानी कि जो पहुंचनी यहां पर थी, अगर मेरी ऑब्जेक्ट वो यहां पर पहुंच गई है, तो ये जो पॉइंट आया ना, इसका ओरिजिन पॉइंट थे, इसको हम जानते हैं ड्रिफ्ट के नाम से। क्या जानते हैं? ड्रिफ्ट के नाम से। तो अब समझो यहां पर कि नदी को पार करवाने के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है। तो नदी को पार करवाने के लिए तो भाई मेरे पास में जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो रेस्पॉन्सिबल होगा ना, दूसरा तो आएगा नहीं। भाई वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी वो तो उसी साइड में लेके जाने की कोशिश करेगा ना। तो यहां पर ये VBR cos थीटा है, ये इसको वर्टिकली, यानी कि मैं इसकी विड्थ, जो इसकी विड्थ है, जो रिवर की विड्थ है, उसके अलोंग ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो अलोंग ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा कंपोनेंट है? VBR cos थीटा। और इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए, कि अगर यहां से देखो मैं, तो B से C तक ले जाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? VR माइनस में VBR sin थीटा, जो इसको काम करवा रहा है क्या? ड्रिफ्ट करवाने के लिए, यानी कि अपनी इस पोजीशन से B से C तक ले जाने के लिए जो काम करवा रहा है, इसको हम इसका ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट करवाने के लिए VR माइनस में VBR sin थीटा, और इसको पार करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? ये VBR cos थीटा। तो अब समझो मुझे विड्थ कितनी क्रॉस करनी है? डी विड्थ क्रॉस करनी है। तो आप लोग इजीली टाइम नहीं निकाल सकते इसका, यानी कि यहां पर आपको डी विड्थ क्रॉस करनी है, और डी विड्थ में इसको ले जाने के लिए अगर मैं यहां पर खड़ा होकर देख रहा हूं, नो डाउट कि ऑब्जेक्ट मेरी बोट जो है वो इस पॉइंट पर आएगी,
लेकिन मैं यहां पर खड़ा होकर देखूंगा तो मुझे तो इसी लाइन पर पॉइंट्स बनते हुए दिखेंगे और ये यहां पर पहुंच रही होगी। और इसको लाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इसको लाने के लिए मेरे पास में VBR cos थीटा वाला कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है। तो टाइम इजीली निकाल सकता हूं कि कितना टाइम लगेगा मैं पहुंचने के लिए। तो D मुझे विड्थ क्रॉस करनी है और VBR cos थीटा ये मेरे पास में टाइम है, जो वेलोसिटी है जो इसको क्रॉस करवाएगी। सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो टाइम निकालना है कितनी देर में मेरी रिवर जो है क्रॉस करेगी, तो D VBR cos थीटा। थीटा क्या है ध्यान से सुन लेना कि जिस एंगल पर मैं चला था, ये जो एंगल मैंने यूज किया था, जो नाविक है या कोई बोटमैन है जिस एंगल पर चलना शुरू करता है वो उसका थीटा होता है। VBR जिस डायरेक्शन में उसने वेलोसिटी दी है इनिशियली, लेकिन बाद में पहुंचा वो इस डायरेक्शन में, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ते हैं, तो ये मेरे पास में VB बनकर आती है। तो VBR cos थीटा यहां पर आप डिफाइन करेंगे। ठीक भाई, अब ये कुछ इसके अंदर में ड्रिफ्ट आ गया, यानी कि ये पॉइंट एक्चुअल में इतना आ गया, इसको मैं x मान लेता हूं, जो कि आया मेरे पास में इसका ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कितना आया भाई? ऑब्जेक्ट चली कितनी? ऑब्जेक्ट के पास में दोनों कंपोनेंट थे, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है और एक मेरे पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है। तो दोनों इक्वल टाइम तक चलेंगी। जैसा हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में देखा था कि भाई जब तक ऑब्जेक्ट चलेगी तभी तक तो दोनों कंपोनेंट चलते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गई तो इसके कंपोनेंट को चलने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो ये है ना कि इसको ऑब्जेक्ट को यहां पर पहुंचाना है। तो ऑब्जेक्ट चली यहां पर x में भी चली, y में भी, x में भी चली, y में भी, x में भी, y में, दोनों कंपोनेंट यहां पर थे और इस पॉइंट पर जाकर रुक गई है। तो मुझे ये पता लग गया कि इस किनारे से इस किनारे तक पहुंचने के, यानी कि D विड्थ तक क्रॉस करने के लिए मुझे ये टाइम लगा। तो यही टाइम इसको यहां से यहां तक पहुंचने में भी लगेगा। ये पॉइंट समझ आता है कि नहीं आता? कि जितना टाइम मेरे को क्रॉस करने में लगा उतना ही पॉइंट यहां से यहां तक आने में लगा, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट यहां पर ऑब्जेक्ट के पास में है। दोनों ही कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है। तो VBR cos थीटा ने तो अपना काम किया भाई उसकी D विड्थ को क्रॉस करवाने के लिए, लेकिन ये जो कंपोनेंट है VR माइनस में VBR sin थीटा, ये इसको रेस्पॉन्सिबल है इसका ड्रिफ्ट करवाने के लिए। और इस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो कितने टाइम तक मूव कर रहा है? जो T टाइम था उतना मूव कर रहा है ये। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगी? इसकी ड्रिफ्ट की विड्थ आ जाएगी, कितना इसने ड्रिफ्ट किया। तो आप इजीली निकाल सकते हैं x दैट इज इक्वल टू जो मेरे पास में टाइम लगा और जो इसकी वेलोसिटी थी। तो टाइम यहां पर आपके पास में आया D VBR cos थीटा इनटू में कितनी वेलोसिटी से है भाई ये? तो वेलोसिटी आपके पास में गिवन है VR माइनस में VBR sin थीटा। तो इस वेलोसिटी से जो मूव करेगा तो ये आपका क्या आ जाएगा? इसका ड्रिफ्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके रेन जो हमारे पास में रेन और बोट और रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, जिसके अंदर में आपको पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि VBR किसको बोलते हैं। VBR वो बोलते हैं जिस डायरेक्शन में एक्चुअली हम चलना चाहते थे, और VB वो होती है जिस डायरेक्शन में हम गए। अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो और क्लैरिटी आएगी। तो ये जो VBR और VB को लेकर कंसेप्ट क्लियर हुए। इंजन की स्पीड अगर आपको दे तो भी VBR है। बोटमैन ट्राइज टू स्विम या स्विमर ट्राइज टू स्विम, तो वो भी मेरे पास में VBR है। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी आप लोगों को मिलती है, तो भी वो आपके पास में VBR है। डायरेक्टली फिर इस फॉर्मूले के अंदर में रखना है VB, जो फाइनली इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आप लोग मिला देते हैं, मेरे पास में आता है। अब इसके ऊपर में क्या क्वेश्चन बनते हैं? दो तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए कि पहला क्वेश्चन बनता है कि कितना टाइम लिया, तो टाइम आप इजीली निकाल सकते हैं कि जितना चलेगा, मतलब वो कौन सा रेस्पॉन्सिबल होगा, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी कि जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, अलोंग द विड्थ जा रहा है, वो उसको रेस्पॉन्सिबल है उसको चलाने के लिए, उसकी विड्थ को क्रॉस करवाने के लिए। और जो ड्रिफ्ट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि VR माइनस में VBR sin थीटा रेस्पॉन्सिबल है। तो अब जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक करके देख लेते हैं और थोड़ा सा इसको लेकर क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। तो क्वेश्चन आप लोग नोट करें, ए रिवर ऑफ विड्थ 2 किलोमीटर फ्लोइंग विद स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन गिवन है कि रिवर ऑफ विड्थ 2 किलोमीटर है, यानी कि जो D गिवन है आपको वो 2 किलोमीटर गिवन है, फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर, यानी कि जो रिवर है उसकी स्पीड आपको गिवन है 14 किलोमीटर पर आवर। ए बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट एट एन एंगल ऑफ 127, यानी कि थीटा आप लोगों को दिया है 127 डिग्री यहां पर दिया है, किससे? विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर, विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर, रिवर की डायरेक्शन से 127 डिग्री का एंगल दिया है। ध्यान से सुन लेना, थीटा जो गिवन है वो विद डायरेक्शन ऑफ रिवर दिया गया है। थीटा जो मैंने आपको अभी समझाया है उसकी वैल्यू, उसकी बात कर रहा हूं, तो ये 127 कैसे करेंगे उसको भी समझना है। एट एन एंगल ऑफ 127 डिग्री विद द रिवर फ्लो एंड इट रीचेज पॉइंट एज शोन इन द फिगर। और ये कह रहा है कि ये जो
ऑब्जेक्ट है, जो रिवर जो बोटमैन था वो चलना शुरू किया और वो यहाँ से मतलब ये उसका ओरिजिनल पॉइंट, इस डायरेक्शन में चलना शुरू करूँ मैं, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर पहुंच गया है, यानी कि ये जो दूरी इसमें दी गई है ये भी इसमें दी गई है 2 किलोमीटर दी गई है। अब पूछ रहा फाइंड आउट इंजन स्पीड। अब इंजन स्पीड का आपको बताना है, तो इंजन स्पीड आपके दिमाग में आता है क्या आएगा कि भाई मुझे पूछ रहा है वीबीआर को लेकर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक भाई, अब समझो इस क्वेश्चन को, चीजें वही रहेंगी, वही रिजल्टेंट हमारे पास में आएगा, वही वेक्टर कैलकुलेशन हमें यूज करनी पड़ेगी। धीरे धीरे इन चीजों को समझते चलो। मैंने कहा कि जो 127 डिग्री बना रही है रिवर के फ्लो के साथ में, तो पहले तो बताओ कि रिवर का फ्लो कहां पर, रिवर का फ्लो मान लिया हमने इस डायरेक्शन में, ये रिवर का फ्लो हो गया। अब इसके साथ में 127 डिग्री बना रही है, तो 90 डिग्री तो ये हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया। अब 27 डिग्री यानी कि 37 डिग्री और बनेगा, तो 37 डिग्री यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में चलना चाहता है, तो ये जो एंगल आया आपके पास में, दिस एंगल इज 37 डिग्री। ठीक, अब ये वेलोसिटी जो है, जो यहां पर वेलोसिटी आएगी वो किसकी वेलोसिटी हम लिखते हैं, पूछा किसका गया, वीबीआर की वेलोसिटी लिखते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में हम चलना चाहे। तो यहां पर तो पूछ ही मेरे से वीबीआर रहा है, तो इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको मान लेता हूं एक्स वैल्यू। तो यहां पर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो कंपोनेंट है ये मेरे पास में एक्स आएगा। ठीक भाई, अब दिमाग के अंदर में तुरंत क्लिक हो जानी चाहिए चीजें कि यार एंगल पर आ गई है, एंगल पर आ गई तो तुरंत इसको रिजोल्व कर दो। अब रिजोल्व करना आपको बहुत अच्छे से पता है, 37 डिग्री को लेकर आप बात करते हैं, तो भाई यहां पर जो कंपोनेंट आएगा इसका, यहां पर जो कंपोनेंट आएगा वो 3 से मिलता जुलता तो नहीं आएगा। दो चीजें है ना, या तो मेरे पास में 3/5 आए या फिर मेरे पास में 4/5 आए। तो रटने का तरीका आपको मैंने बताया था कि जल्दी से याद नहीं होती चीजें, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि 33 है तो इससे रिलेटेड यहां पर कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा, दूसरा ही आएगा 4/5 आएगा। तो ये जो कंपोनेंट आया है आपका 4/5 आया किसका, एक्स का, तो ये 4/5 एक्स आ गया। दूसरा कंपोनेंट इसका वर्टिकल मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, हॉरिजॉन्टली आप इसका रिप्रेजेंट कर दो, तो हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना कंपोनेंट, दिस इज 3/5 एक्स। ठीक, यहां तक कहानी समझ आई। रिवर का फ्लो मेरे पास में कितना गिवन है, ये गिवन आपको 14 किलोमीटर पर आवर से यहां पर गिवन है। ठीक, अब क्या करना चाहिए मुझे, कॉमन सेंस कि मुझे एक अलग से सेपरेट ट्रायंगल बना लेनी चाहिए और जो भी रिजल्टेंट आए उनको एक जगह पर रिप्रेजेंट कर लेना। इस ट्रायंगल का बनाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, तो मैं डायरेक्टली इसको रिप्रेजेंट कर दूं भाई, अभी इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो एक बार और मैं इसको रिप्रेजेंट करवा देता हूं आप लोगों से। ये मैंने कहा कि 14 किलोमीटर ये इस डायरेक्शन में, ठीक, और ये इस डायरेक्शन में कितनी है 3.5, तो आपने यहां से रिप्रेजेंट करिया इस साइड में 3.5 एक्स यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना, यानी कि अलोंग द विड्थ, यहां पर आपके पास में आया कितना 4/5 एक्स आ गया। ठीक भाई, अब देखो इसका रिजल्टेंट बनाओ आप। रिजल्टेंट बनाने का मतलब है कि मैं वेलोसिटीज का हॉरिजॉन्टल को एक साइड में, वर्टिकल को एक साइड में कर लेता हूं। तो हॉरिजॉन्टल में मैंने किया तो इस डायरेक्शन में मेरे पास में टोटल वेलोसिटी का कंपोनेंट आया 14 माइनस में 3/5 एक्स आ गया, और अलोंग द विड्थ यानी कि वर्टिकली अगर उसको मान लो तो ये मेरे पास में इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी वैल्यू आपके पास में आई 4/5 एक्स। यहां तक समझ में आती है चीज, सिंपल सी मैंने वो चीज की है, सिर्फ रिजोल्व किया है। और ये अप्रोच आपको हर क्वेश्चन के अंदर में करनी है, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे आपका रिलेटिव मोशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है 2D का, यही ट्रायंगल आप लोगों को बार बार बनानी पड़ेगी कि पहले उनका रिजल्टेंट ले लो, जो रिप्रेजेंट कर लो आप उनकी वेलोसिटीज को, और फिर आप उनका रिजल्टेंट ले लो। इन दोनों का आपने कंपोनेंट को किया तो इनका रिजल्टेंट कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, भाई दो वेक्टर हैं तो इनका रिजल्टेंट भी तो इनके बीच में आएगा। तो मैंने मान लिया कि इनका रिजल्टेंट कहीं यहां पर आ रहा है, जो पैरेललोग्राम वाला रूल हम यूज करते हैं, तो ये मैंने मान लिया इसका रिजल्टेंट यहां पर आ रहा है। और इस रिजल्टेंट को मैं क्या नाम देता हूं, जिस डायरेक्शन में मेरी बोट गई है, यानी कि ये जो पॉइंट आया आपका, जिस डायरेक्शन में एक्चुअल में बोट गई है, यहां पर जो पहुंची है ये, तो इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं कहीं ना कहीं। तो ये जो इनिशियल पॉइंट था यहां से, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं वीबी वेलोसिटी से। भाई जो एक्चुअल में बोट मेरे पास में गई है उस डायरेक्शन को, उस वेलोसिटी की डायरेक्शन को मैं वीबी बोलता हूं, यानी बोट की डायरेक्शन ही तो बोलता हूं, तो वीबी मेरे पास में यहां पर आ गया। ठीक, अब ध्यान से सुनो इसको कि यहां पर विड्थ आप लोगों को गिवन थी 2, जो रिवर की विड्थ है वो भी 2 गिवन है, यानी कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट मेरे पास में 2 आ गया। भाई यही तो है जो पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर पहुंची है। चलो दोबारा से इसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ये इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करूं, तो ये मेरे पास में होगी 2 किलोमीटर। ये बोट यहां से और यहां पर पहुंची है, इस पॉइंट पर पहुंच गई है,
तो ये जो क्वेश्चन के अंदर में गिवन था कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यानी कि ड्रिफ्ट जो गिवन थी वो 2 किलोमीटर आप लोग को गिवन थी। तो अब सिंपल हो गया हमारे लिए बहुत कैलकुलेशन करना, इस वीबी की वैल्यू निकालना और वीबीआर की वैल्यू निकालना। कैसे, देखो इसको, ये मेरे पास में 2 है, ये भी 2 है, तो ये आपके पास में 90 डिग्री, तो ये कितना एंगल बना, ये 45 डिग्री बना। ये एंगल कितना बना, ये भी मेरे पास में 45 डिग्री बन गया। तो ये जो वीबी बना है आपके पास में वीबी, तो ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि बेस भी उसका मेरे पास में सेम है और उसका परपेंडिकुलर भी मेरे पास में सेम है। ठीक, अगर ये दोनों बेस और मेरे पास में सेम है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास में कितना आ रहा है भाई, यहां पर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये भी मेरे पास में 90 डिग्री, दिस एंगल आल्सो 45 डिग्री, दिस एंगल आल्सो 45 डिग्री। चाहे मैं इस ट्रायंगल का यूज कर लूं, ए बी सी ट्रायंगल का यूज कर लूं, या फिर मैं ए बी डी ट्रायंगल का यूज कर लूं, जो भी आपको ट्रायंगल अच्छी लगती है आप उसका यूज कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में मेरे पास में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है भाई, दिस कंपोनेंट इज 14 माइनस में 3/5x, और वर्टिकल इस अलोंग द विड्थ मेरे पास में क्या हो गया, यहां पर आपके पास में आ रहा है 4x डिवाइडेड बाई 5 है। ठीक, अगर ये एंगल मेरे पास 45 डिग्री बन रहा है तो परपेंडिकुलर और बेस, तो ये भी मेरे पास में 4x/5, तो परपेंडिकुलर और बेस और tan थीटा, तो tan थीटा 45 डिग्री आया, परपेंडिकुलर और बेस 45 डिग्री की वैल्यू मेरे पास में 1, परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस मेरे पास में आ गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पर 4x/5 है और बेस की वैल्यू यहां पर आप लोग देख रहे हैं 14 माइनस में 3/5x है। तो इसको कैलकुलेट करो तो यहां से आपके पास में कितना बनेगा भाई, ये दिस वैल्यू इज, यहां से इसको इस तरफ में लेके आएंगे तो दिस वैल्यू इज 7x/5 और ये बना आपके पास में 14, तो 7 से मेरे पास में ये कटा तो ये आ गया 2, 5 दूनी 10, यानी कि x की वैल्यू यहां पर आपके पास में 10 किलोमीटर पर आवर। ये अब x किसको माना था आपने, x तो ये माना था ना जो आपकी वीबीआर की डायरेक्शन थी, और वीबीआर को ही आप किस नाम से जानते हैं, जो आपके इंजन की स्पीड है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंजन की स्पीड बतानी है, तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई है 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसके अंदर में आप लोग समझ गए कि यही मेरे पास में इंजन की स्पीड रहेगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ एक लॉजिक लगाना था हम लोगों को कि जो भी क्वेश्चन है आप उसकी शुरुआत करो एक फिगर बनाकर। फिगर हमने बनाई 127 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर, क्वेश्चन गिवन था, यानी कि 90 डिग्री ये और 37 डिग्री ये बन गया, तो टोटल सम अप करोगे तो ये टोटल बना मेरे पास में 127 डिग्री। अब मुझे एंगल पर वेलोसिटी मिली है, तो एंगल पर वेलोसिटी मिलते ही मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जो कंपोनेंट है उसको रिजोल्व कर लो। रिजोल्व किया हमने तो दो कंपोनेंट में रिजोल्व हुआ, ये x एक 4/5x में और दूसरा 3/5x में। इनका रिजल्टेंट फिगर बनाना है जो आपने यहां पर बना लिया। अब ये जो दो रिजल्ट आए हैं, दो मेरे पास में वेलोसिटीज आई है, इनका भी कहीं ना कहीं रिजल्टेंट होगा भाई, जो कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जाएगा, और वो जो जाएगा जिस डायरेक्शन में बॉडी मेरी एक्चुअल में मूव करेगी वही इसकी डायरेक्शन आएगी, वही इनका रिजल्टेंट आएगा, और वो डायरेक्शन यहां पर आई जिसको आप लोगों ने जाना वीबी के नाम से। और ये कौन सी वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज जो आपके पास में बोट की वेलोसिटी होती है वो गिवन है। ठीक, अब ये वैल्यूज आप लोगों ने पुट डाउन करी, इसके अंदर में दो कंपोनेंट्स आपको मिले, वीबी की वैल्यू आप लोगों को निकालनी थी, तो ये एंगल मुझे पता था ये 2 है, तो ये भी मेरे पास में 2 है, तो एंगल ये कितने आ जाएंगे 45 डिग्री, यानी कि आइसोसेलेस एंगल बन जाएगी। और ये 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री की वैल्यू मेरे पास में 1 है, और इसको मैं परपेंडिकुलर और बेस से रिप्रेजेंट करता हूं। ये कंसेप्ट बार बार ही होगा, tan 45 डिग्री वाला बार बार आपको यूज करना पड़ेगा। तो 4x और डिवाइडेड बाई जो आपके पास में बेस है 14 माइनस में 3/5x करेंगे, इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू यहां से आपके पास में आ जाएगी, और डायरेक्टली आप इसे क्या निकाल सकते हैं, अपने जो इंजन की स्पीड है वो निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर में, और फिर एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं इसके अंदर में डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैप्टर के अंदर में टॉपिक होता है वो रिवर बोट से ही क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, और सबसे बड़ा टॉपिक यही होता है। ये समझ में आ गया तो बाद की चीजें तो सिर्फ बच्चों वाला खेल है। ठीक, क्वेश्चन नोट करो, रिवर ऑफ विड्थ 500 मीटर, यानी कि जो आपको डी गिवन है दिस इज 500 मीटर गिवन है, फ्लोइंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको गिवन है दिस इज 100 मीटर पर सेकेंड। ए बोटमैन ट्राइज टू रो, ध्यान से सुनना, ए बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट एट एन एंगल 135 डिग्री, यानी कि वो जो एंगल आपको गिवन है एंगल 135 डिग्री गिवन है, किसके साथ में, रिवर के फ्लो के साथ में, रिवर फ्लो उसके साथ में एंगल गिवन है विद द रिवर फ्लो। इंजन स्पीड इज 5√2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको इंजन स्पीड दे दी है दिस इज VBR 5√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फाइंड वेयर रीच ड्रिफ्ट एंड टाइम, आपको ये बताना है कि क्या ड्रिफ्ट रहा होगा, क्या उसका टाइम रहा होगा। ड्रिफ्ट बतानी है पहली चीज,
कितना टाइम उसको क्रॉस करने में लगेगा, वो सारी चीजें इसमें बतानी है। चलो भाई सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है इन क्वेश्चन के अंदर में, फिगर हमारी बनानी होती है। तो हमने बिना फिगर के इन क्वेश्चन को कभी अप्रोच मत करना, वरना गलती हो जाएगी आप लोगों की। ये हमने भाई जो रिवर थी वो बना लिए, इसकी विड्थ हमने बना ली है कितनी, डी है, जो इसकी वैल्यू आपको गिवन है 500 मीटर। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। अब ये गिवन है कि 135 डिग्री बना रहा है रिवर के साथ में, तो ये आपका हमने मान लिया इसका परपेंडिकुलर है, जो कि दोनों एजेस को यहां पर मिला रहा होगा। तो 90 डिग्री ये एंगल और 45 डिग्री और आएगा, क्योंकि 135 डिग्री मुझे मूव करना है ना, उसको 135 डिग्री बनाना है। तो जो ट्राइज टू रो कर रहा है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वीबीआर को रिप्रेजेंट करता है। वीबीआर जो एक्चुअल में चलना चाहता है, या फिर जो क्वेश्चन में गिवन था कि ट्राइज टू रो, ट्राइज टू, मेरे पास में ट्राइज टू स्विम दे रखा है, बोटमैन ट्राइज टू रो, बोटमैन ट्राइज टू रो, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई है। तो ये एंगल आपके पास में कितना बना, 90 ये हो गया, 135 यहां पर लेके आएंगे तो दिस एंगल इज 45 डिग्री हो गया। तो ये वैल्यू भी आपको गिवन है कितनी, वीबीआर की वैल्यू आपके पास में गिवन है 5√2 गिवन है। अब आपसे पूछा गया ड्रिफ्ट और टाइम, कितना ड्रिफ्ट हुआ। अब बताओ मेरे को थोड़ा सा, क्या बोट यहां पर जा रही है, ये इस कॉर्नर पर जाएगी या कहीं और जाएगी? बिल्कुल सही, ये बोट यहां पर नहीं जाएगी, ये बोट कहीं पर अदर देन दिस लोकेशन जाएगी। हो सकता है कि ये यहां पर आ जाए, तो ये जो वेलोसिटी आएगी, यानी कि मैं मान लेता हूं कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गई है इतनी दूरी पर, तो ये इसका क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। आप इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो वेलोसिटी है इसको आप जानते हैं वीबी के नाम से। ठीक, क्या अब भी मेरे को क्या करना चाहिए, दिमाग के अंदर में आपके क्लिक करना चाहिए, भाई वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी एक एंगल पर दे रखी है, एंगल पर दे रखी है, तो तुरंत इसको रिजोल्व कर लो। रिजोल्व किया मैंने, तो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा भाई, ये वाला जो कंपोनेंट है बताओ कितना आएगा। 5/√2 मेरी वैल्यू है, जो मेरे पास में वेलोसिटी है 5√2 है, उसका कंपोनेंट यहां पर कितना आएगा। तो यहां पर आएगा आपके पास में 5√2 साइन 40 cos 45 आएगा ना, क्योंकि एंगल के साथ में बात कर रहा हूं। तो ये 2 cos 45 डिग्री, कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट, और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसका मेरे पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज 5√2 साइन 45 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू मेरे पास में आ रही है, कितनी आएगी भाई, ये 5√2 cos 45 डिग्री की 1/√2 होती है, तो अगेन दिस वैल्यू इज 5, और ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अरे भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया है तो मेरे पास में। भाई आपको यहां पर वैल्यू गिवन है, दिस वैल्यू इज 5, और इसका वर्टिकली मेरे पास में जो वैल्यू आया 5 आया। तो ये जो 5 कंपोनेंट है, अच्छा थोड़ा सा और इसको मैं जो हम फॉर्मूला जिस स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे उसी में रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहां पर ये इस डायरेक्शन में चल रही है, किससे, 100 मीटर पर सेकंड से रिवर फ्लो कर रही है। बनाओ अपना जो डायरेक्शन था, हम क्या करते थे अगले स्टेप के अंदर में, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर देते। यहां पर मैंने 100 मीटर पर सेकंड लिखा, हालांकि करने को तो आप 1 सेकंड का भी नहीं था क्वेश्चन, लेकिन जो अप्रोच हमने सीख ली है उसी अप्रोच से आप करोगे, फिर अपने आप इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालना शुरू कर दोगे। तो यहां पर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किससे, 5 से चल रहा है, ये हमने ओरिजिन माना हुआ है। तो 100 मीटर इस साइड से और 5 मीटर पर सेकंड इस साइड से चल रही है। ऊपर की साइड में किससे जाएगी, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक भाई, अब अगला स्टेप क्या, इनका भी एक रिजल्टेंट बनाना हुआ करता था। तो इसका रिजल्टेंट बनाने के लिए मैं क्या करता था कि इस डायरेक्शन में तो मैं इसकी एक्स कंपोनेंट को तो 100 ये 5 ये, तो यहां पर आपके पास में कितना है 95 मीटर पर सेकंड आ गया, और ऊपर की डायरेक्शन में कितना आया, ऊपर की डायरेक्शन में आपके पास में 5 मीटर पर सेकंड बचा हुआ है। अब बताओ कि इसको विड्थ क्रॉस करवाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल, पीछे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, लेकिन फॉर्मूला सिर्फ आपको एक अप्रोच सिखाने का तरीका होता है। मैं कभी भी ना एक फॉर्मूले का यूज नहीं करता अपने क्वेश्चंस के अंदर में, लेकिन आपको एक अप्रोच पता होनी चाहिए उन क्वेश्चन की। मैं यूज यही कर रहा हूं चीजें, लेकिन फॉर्मूला सिर्फ हमें कॉन्फिडेंस देता है, और अप्रोच या कंसेप्ट जो होता है वो हमारे क्वेश्चन को सोल्व करवाता है। ये फॉर्मूला याद कर कर आप कितने फॉर्मूले अपने दिमाग के अंदर में सेट कर लोगे, अनलिमिटेड फॉर्मूलाज हैं यार, हर फॉर्मूला को आप नहीं याद कर सकते। आपको जो समझ है ना वो अपने कंसेप्ट को लेकर पकड़ बनानी चाहिए। तो कंसेप्ट के ऊपर में आपकी पकड़ बन गई ना, चाहे कितना घुमा दे एग्जामिनर, आप इजीली उनको कर लोगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें या ना रखें डजंट मैटर, लेकिन कंसेप्ट ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये एक्स आया कैसे था, ये टाइम मेरे पास में आया कैसे था।
टाइम लाने के लिए मेरे पास में जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वही तो रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो अलोंग द विड्थ मेरे पास में रेस्पॉन्सिबल है, जो कंपोनेंट है वही तो रेस्पॉन्सिबल है। तो इसके रेस्पॉन्सिबल कौन सा था? वीबीआर कोस थीटा था। तो वीबीआर कोस थीटा की वजह से मेरा जो नाव था वो इस डायरेक्शन में चला गया, बोट इस डायरेक्शन में चला गया। ठीक, अब यहां पर देखो, इसके अंदर में जो क्वेश्चन हम देख रहे थे, तो 5 मेरे पास में आ गया। तो कितनी विड्थ को क्रॉस करना है भाई? जो टाइम मेरे को निकालना है 500 विड्थ को क्रॉस करना है, और किस स्पीड से करेगा, कौन सा कंपोनेंट लेके आएगा? ये 5 मीटर लेकर आएगा उसको, तो 5 आ गया। तो टाइम आपके पास में कितना आ गया? 100 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये भाई आपके पास में ये वैल्यू आ गई है। पहली चीज टाइम निकाल लिया। दूसरा, आपको ड्रिफ्ट निकालना है। क्या ड्रिफ्ट नहीं निकाल पाओगे भाई? जितना टाइम ये एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में चला है, अलोंग द विड्थ चला है, उतना डायरेक्शन में ये अलोंग मतलब हॉरिजॉन्टली भी तो चला होगा। तो टाइम तो मुझे पता है, यानी कि जो एक्स निकालते हैं, टाइम इनटू में वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन में, यानी कि जो उसको हॉरिजॉन्टली है। तो टाइम यहां से आपके पास में 100 है, और वी एक्स जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अलोंग द रिवर जो कंपोनेंट है वो 95 है। तो 95 से आप मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास में आएगा 9500 मीटर। हालांकि वैल्यू बहुत बड़ी आ गई है, कुछ भी आ सकता है मेरे पास में, मैंने ऐसे कोई रैंडम डेटा इसके अंदर में ले लिया था। चलो, तो यहां से 2 क्वेश्चन से आपको समझ में आया कि कैसे आपको अप्रोच रखनी है। बार बार कह रहा हूं, ये अप्रोच हमेशा आप लोग यूज करेंगे तो आपके लिए आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हो जाएंगे। कि जो भी पॉइंट है वहां पर लगने वाले जितनी भी वेलोसिटीज हैं, जितने भी वेक्टर्स हैं वहां पर बन सकते हैं, उनको लेकर आओ, उनका रिजल्टेंट बनाओ, रिजल्टेंट बनाकर आप अपने क्वेश्चन की अप्रोच करो। मैंने देखो दोनों क्वेश्चन के अंदर में वही किया है, इसमें भी मैंने वही किया। मैंने वर्टिकल कंपोनेंट निकाला, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला, फिर हॉरिजॉन्टली एक्चुअल में कितना लग रहा है वो निकाला, वर्टिकली मेरे पास में यानी कि अलोंग द विड्थ कितना लग रहा है वो निकाला। फिर मुझे पता था कि जो ये कंपोनेंट आएगा यानी कि विड्थ के अलोंग आएगा वो उसको पार करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल वाला ये इसके अंदर में ड्रिफ्ट लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अब समझो एक बेहतरीन क्वेश्चन और एक बेहतरीन क्लू जो आपके क्वेश्चन के अंदर में मिलते हैं, जिसको आप लोग जानते हैं मिनिमम टाइम। भाई कोई भी नाविक है वो क्या चाहता है कि जो, या कोई स्विमर है वो क्या चाहता है, बोट को मिनिमम टाइम में क्रॉस कर ले या मैक्सिमम टाइम में क्रॉस करे। तो हर एक की तो भाई मेरे हिसाब से तो यही चॉइस होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी क्रॉस करो और निकलो यहां से। तो निकलो और क्रॉस करने का मतलब ये है कि आपके पास में ये रिवर है, लेट अस सपोज कि मैं यहां से चलना शुरू किया, तो ये मेरे पास में वैल्यू जो हमने मानी थी थीटा एंगल मान लेते थे भाई। जनरली हम यहां से 90 अलोंग द विड्थ लेते हैं। अगर मैं खाली इस एंगल की बात करता हूं तो मैं थीटा एंगल इसका कंसीडर करता हूं, जो हमने फॉर्मूले के अंदर में भी अप्रोच यूज करी थी। उस फॉर्मूले में अप्रोच ध्यान रखना वो 37 डिग्री, मैं बता रहा हूं दोबारा से बता देता हूं। ये जो मैंने यहां पर थीटा रिप्रेजेंट करवाया था ये इस परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ में, ठीक है, जो उसके विड्थ के अलोंग लगाते हैं। और जो हमने क्वेश्चंस के अंदर में गिवन प्रोवाइडेड जो प्रोवाइडेड होता है वो आप यहां से भी समझे थे कि 127 डिग्री जो मैंने दिया था वो यहां पर क्वेश्चन में गिवन था विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर। तो डायरेक्शन ऑफ रिवर का मतलब ये एंगल की बात कर रहा होता है, ये वाला एंगल जो यहां से यहां तक का, और ये जो फाइनली बचता है 90 डिग्री ये और 37 डिग्री इसके अंदर में यहां से आपको मिला था। ठीक, क्योंकि जनरली हमें ये कैलकुलेशन करनी होती है तो हम थीटा को यहां से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैं इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया तो ये मेरे लिए हो गई है वीपीआर। तो इस एंगल पर अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मुझे टाइम कितना लगता है भाई? तो टाइम लगने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि डी विड्थ और कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है उसके, वीबीआर का कोस थीटा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है जो कि इस डायरेक्शन में आएगा, उसकी विड्थ के अक्रॉस में उसको पास करवाएगा। अब ये जो वैल्यू है डी आपका कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता। वीबीआर है वो आपका कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। भाई जो इंजन की आपकी स्पीड है वो ही रहे ना, वो तो चेंज हो नहीं सकती है। जो इंजन का उसकी हॉर्स पावर है वो तो उसी से चलेगा ना, उससे तो चेंज हो नहीं सकती है। तो इस टाइम को मुझे मिनिमम करना है, इस टाइम को मुझे कम से कम करना है, तो मुझे क्या करनी चाहिए, इस कोस थीटा की वैल्यू को बढ़ा देना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम मेरे पास में कोस थीटा की वैल्यू लेकर आनी चाहिए। तो कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब आ सकती है, जब ये 1 हो। और कब 1 हो सकता है, जब थीटा मेरे पास में 0 डिग्री हो। यानी कि जो अलोंग द लाइन आप लोगों ने मिलाई है, ये किनारे टू किनारे आप लोगों ने जो लाइन मिलाई है, तो ये एंगल अगर 0 हो जाए तो ये अगर मेरे पास में नाव इस डायरेक्शन में मूव करे तो यहां पर उसको क्या लगेगा, मिनिमम टाइम लगेगा। क्या ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में जाएगा? आंसर इज नो। वो कहां पर जाएगा, वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में जाएगा।
लेकिन ये जो VBR लगेगी मेरे पास में, वो VBR इस डायरेक्शन में लगाऊं मैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस टाइम को मिनिमम कर सकता हूं, क्योंकि हवा जो मेरे पास में रिवर का फ्लो है वो क्या करेगा, उसको धकेलेगा, धकेल कर वो इस डायरेक्शन में लेके आएगा। तो अप्रोच समझो कि मैं शुरुआत कहां से करूं, किस एंगल पर शुरुआत करूं कि मैं कम से कम टाइम ले लूं। तो कम से कम टाइम लेने का मतलब है कि परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर अगर आप चलोगे, आपको कम से कम टाइम लगेगा, क्योंकि यहां से जो रिवर है ना, आपको धकेलते हुए इस किनारे पर जरूर लेके आएगी, लेकिन आपको कम से कम टाइम में लेकर पहुंचाएगी, इस पॉइंट पर कम से कम टाइम के अंदर में आपको पहुंचा देगी। तो यहां से जब भी आप लोगों को एक क्लू ढूंढना हो कि जब भी ये पूछा जाए कि मिनिमम टाइम ले, ताकि ऑब्जेक्ट मिनिमम टाइम ले, तो आपके दिमाग में तुरंत एक आइडिया क्लिक कर जाना चाहिए कि ये एंगल तो मेरे पास में नो डाउट 0 है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर चल रही है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर रहेगा, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर रहेगा। यानी कि ये जो एंगल बना आपके पास में, दिस एंगल इज 90 डिग्री, और जो थीटा यहां पर हम जोड़ते थे, उस थीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी बनेगी, 0 डिग्री। अगर ये कंडीशन आपको मिलती है मिनिमम टाइम को लेकर, तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि थीटा एंगल मेरे पास में 0 होगा, और ये पूछ लिया जाए कि कितने एंगल पर मूव करवाना चाहिए मुझे, तो रिवर से 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर जब हम चलेंगे तो हमें कम से कम टाइम वहां पर लगता है। अच्छा, अगर यहां पर कम से कम टाइम लग रहा है तो मुझे वो वेलोसिटी भी निकालनी आनी चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारी अप्रोच कि ऑब्जेक्ट को हमने, ये मेरे पास में परपेंडिकुलर लाइन है उसकी, मतलब जो 90 डिग्री उसके साथ में बना रहा होगा, तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि VBR मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा ऑब्जेक्ट को। रिवर की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में VR हो गई है, और इनके ऊपर में जो रिजल्टेंट लगेगा VBR और VR का रिजल्ट लगेगा, और ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर पहुंचेगी, ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गई है। तो ये जो वेलोसिटी लगी है दिस इज VB, जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जहां पर जाएगा वो VB होती है उसकी, VBR इस डायरेक्शन में लगाया मैंने, क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मिनिमम टाइम लगाना है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर में। मिनिमम टाइम के लिए मेरे पास में कंडीशन यही है कि मैं परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर चलूं, थीटा 0 बनाकर चलूं और परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर चलूं, तो मैं इस पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। तो ये VB की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकल जाएगी भाई, इसके अंदर में कोई नई चीज थोड़ी ना है। तो इसके अंदर में आप लोग निकालो अपना जो परपेंडिकुलर रूल थे, जो ट्रैप हमारे पास में पैरेललोग्राम वाले रूल हैं, वो हम इसके अंदर में डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास में 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो इनके बीचों बीच जो एंगल बनेगा VB की वैल्यू जो यहां पर आपके पास में आएगी, दिस इज VR² यानी कि रिवर का स्क्वायर, जो दिस वन, प्लस में VBR का स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन हो कि बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट फॉर मिनिमम टाइम, जो पॉइंट आप लोग को मिलेगा, बोटमैन या फिर स्विमर ट्राइज टू रो हिज बोट फॉर मिनिमम टाइम, तो ये आते ही आपके दिमाग के अंदर में आना चाहिए कि भाई मिनिमम टाइम है, तो मिनिमम टाइम तो कब लग सकता है ऑब्जेक्ट के ऊपर में, जब मैं परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर चलूं, यानी कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, इस डायरेक्शन में। वो बात अलग है कि रिवर मुझे धकेलकर इस डायरेक्शन में लेके जाएगी, भाई मैं इस डायरेक्शन में परमानेंट नहीं जा रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी इनिशियल शुरुआत यहीं पर करनी चाहिए। वो जो रिवर आएगा, उसका जो फ्लो आएगा, वो धक्का मारता मेरे को इस डायरेक्शन में लेकर जाएगा, लेकिन मुझे इस अप्रोच का चलते हुए कम से कम टाइम लगेगा। तो ये मुझे क्लू देकर जाएगा कि मैं, अगर बोटमैन या स्विमर या कोई भी चीज बोले जाए कि इंजन को हमने मिनिमम टाइम के लिए चलाया, मिनिमम टाइम को अप्रोच करने के लिए चलाया बोट का, तो इसका सीधा मतलब है कि हम परपेंडिकुलरली चल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर। एक क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन ये गिवन है कि जो रिवर है, जो रिवर की स्पीड है वो गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर है, इंजन की स्पीड आपको गिवन है दिस इज 4 किलोमीटर पर आवर, ट्राइज टू रो, जो क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर में, जो रिवर की स्पीड है वो 3 है, इंजन की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर है। द बोटमैन ट्राइज टू रो फॉर मिनिमम टाइम, ट्राइज टू रो फॉर मिनिमम टाइम if the width of river is 20 किलोमीटर।
तो आपको टाइम बताना है, यानी कि मिनिमम टाइम के लिए उसको चलाना है। तो क्वेश्चन की अप्रोच बिल्कुल सिंपल है, फिगर बनाएंगे, शुरुआत करेंगे। यहां पर मेरी ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट पर है, क्वेश्चन में गिवन है कि मिनिमम टाइम के लिए चलाना है, तो मिनिमम टाइम के लिए चलाना है तो भाई चला दो, यहां से सीधा परपेंडिकुलरली अपना वीबीआर डाल दो। यहां पर जो हम पहले इधर वीबीआर डालते थे इस डायरेक्शन में, वो नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मिनिमम टाइम पूछा गया, तो वीबीआर भाई मैं इसी डायरेक्शन में लेकर चलूंगा। तो वीबीआर मुझे पता लग गया, और वीबीआर यानी कि इंजन की स्पीड ही होती है, और इंजन की स्पीड यहां पर कितनी गिवन थी? 4 किलोमीटर पर आवर गिवन थी, तो मैंने वीबीआर को 4 किलोमीटर पर आवर लिख दिया। ठीक, रिवर की जो स्पीड है वो तो हमेशा भाई पैरेलल टू द जो हॉरिजॉन्टल जो मेरे पास में ग्राउंड है वो चलेगी, यानी कि वी आर ये हो गया। तो वी आर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर है। अब जो बोट जाएगी वो इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट पर जाएगी, तो रिजल्टेंट कहीं यहां पर होगा, और इसका जो रिजल्टेंट जाएगा ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं वो यहां पर जा रहा है। तो ये वीबी की जो वैल्यू यहां पर आपके पास में आती है मिनिमम टाइम के लिए, तो इस वीबी की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। दिस इज 3 स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कौन सा हो गया भाई? ये वाली वैल्यू होगी मेरे पास में वी आर का स्क्वायर प्लस में वी बी आर का स्क्वायर। ये मैंने देखा ना, वी आर का स्क्वायर प्लस में वी बी आर का स्क्वायर। तो वी आर की स्क्वायर मेरे पास में 3 का स्क्वायर हो गया, और वी बी आर यहां पर, सॉरी वी आर का 3 का स्क्वायर, वी बी आर का 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास में वी बी की वैल्यू है आपके पास में 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में जो मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है, इसकी स्पीड कितनी हो गई है? दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये यहां पर जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर से। अब आपसे ये भी पूछ ले कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तो मिनिमम टाइम तो तभी लगेगा ना भाई जो ये वीबीआर इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो यही तो कंपोनेंट है इसका जो इसको रेस्पॉन्सिबल है। जब हम यहां पर इसको तोड़ रहे थे, तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट बनाना चाहूं इस पॉइंट पर, तो ये मेरे पास में 3 इस डायरेक्शन में था, और ये ऊपर मेरे पास में ये आ गई है जो कि कितनी थी? 4 मेरे पास में आ गया। रिजल्टेंट अगर बनाना चाह रहा हूं तो मैं, तो ये मेरे पास में वैल्यू आ गई है 4, और ये वैल्यू आ गई आपके पास में 3। तो 4 वाला कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? 4 वाला रेस्पॉन्सिबल है उसको ले जाने के लिए किस डायरेक्शन में? अलोंग द विड्थ। तो टाइम में निकाल लूं इसका, टाइम यहां से आपके पास में कितना आएगा? दिस टाइम इज 20 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि आपके पास में आया 5, तो 5 आवर आ गया आपके पास में। अच्छा, अगर मैं ड्रिफ्ट की बात करूं तो ये कितना ड्रिफ्ट होके गई भाई? तो इसको ड्रिफ्ट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? तो ड्रिफ्ट करवाने के लिए इसका रेस्पॉन्सिबल है ये वाला कंपोनेंट। तो 3 इंटू में कितनी देर? 5 घंटे। तो आपके पास में आया 15 किलोमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रिफ्ट कर कर इतनी दूरी पर चली गई है। तो इसके अंदर में सारी चीजें हमने निकाल ली है। वीबी भी हमने निकाल के दिखा दिया, जो बोट की वेलोसिटी है वो निकाल दी है। वीबीआर जो है वो हमारे पास में गिवन था, कितना हमने टाइम लेगा वो भी निकाल दिया, कितना ऑब्जेक्ट जो ड्रिफ्ट करके गई है वो भी हमने निकाल दिया। क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा चेंज किया था जो हम पीछे करते आ रहे थे। पिछले क्वेश्चंस में वीबीआर जो है वो एंगल पर मिलता था, ठीक है ना? जो पिछले क्वेश्चंस थे उसमें एंगल पर मुझे वीबीआर मिलता था, वो एक कोई भी जर्नलाइज क्वेश्चन हुआ करते थे। लेकिन अगर क्वेश्चन बनाने वाला ही ये कह दे कि भाई मिनिमम टाइम मुझे लेके जाना है, और जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा ना आपके एग्जाम के अंदर में, तो आपको हमेशा एक अप्रोच ये दिमाग में सेट करनी है कि वो मिनिमम टाइम को लेकर ही बात करेगा। बहुत बार आपको ये एंगल नहीं मिलेंगे, तो नहीं मिलने का मतलब ये है कि आपको जो अपनी अप्रोच लगानी है उसको ये दिमाग के अंदर में मान के चलना है कि वो क्वेश्चन किससे सोल्व होगा हमारा, वो मिनिमम टाइम को लेकर सोल्व करना है। और मिनिमम टाइम को सोल्व करवाने का मतलब है कि मुझे परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर चलना है, यानी कि थीटा की वैल्यू मुझे 0 मानकर चलनी पड़ेगी, इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो यही तो कंपोनेंट है जो वर्टिकली इसको लेकर जाएगा। इसको मैं तोड़ के यहां पर रख लूं, मैं अगर इसको रिजोल्व करूं तो रिजोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिजोल्व हम तब करते हैं जब किसी एंगल पर मिलती है। यहां पर तो मुझे कोई एंगल पर मिली नहीं ऑब्जेक्ट, ये तो अलोंग द वर्टिकल, अलोंग द विड्थ ही मुझे मिल गई है। तो ये कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा उसको क्रॉस करवाने के लिए, और ये उसको ड्रिफ्ट करवाने के लिए। यानी कि ड्रिफ्ट का मतलब यहां से जाने तो यहां पर चाहिए थी, लेकिन ये धकेल कर इतनी दूरी पर ले आया, तो ये कितना धकेल कर गया, इसी को हम जानते हैं ड्रिफ्ट के नाम से। तो ये ड्रिफ्ट हो गया उसका। और ये ड्रिफ्ट कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो अलोंग द विड्थ कंपोनेंट है वो उसको पार करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां पर आपके पास में आई 420 डिवाइड बाई 4 आया, तो 5 आवर इसको लगेंगे इस पूरी रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। अब एक टाइप और बनता है इसके अंदर में, वो टाइप क्या है? पूछेगा मिनिमम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट, जो मिनिमम डिस्टेंस को लेकर क्वेश्चन पूछता है। तो मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस होती क्या है?
आप अच्छे से समझते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट को ट्रेवल करनी है तो उसको भाई इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर पहुंचना चाहिए, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे चलाना चाहिए कि वो इस पॉइंट पर पहुंचे, ए बी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई है, यही तो मेरे पास में क्या होती है, इसकी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। अब भाई रेंज, यहां पर जो फ्लो है, जो रिवर है वो फ्लो कर रही है, रिवर जो है वो फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, ये रिवर फ्लो कर रही है। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हूं, मान लो कि मैं इस डायरेक्शन में चलता हूं, जो कि हमने पिछले केस के अंदर में किया, तो ये ऑब्जेक्ट को धकेलते हुए कहां पर लेके जाएगी, ये तो यहां पर लेके चली गई। क्या मैंने मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया? आंसर इज नो। मुझे तो भाई ए से बी पर पहुंचना है, डायरेक्टली इस पॉइंट पर पहुंचना है, चाहे मैं पीछे कैसे भी चल के आऊं, मुझे भाई इस पर पहुंचा दो, यानी कि ए से बी तक मुझे ये दूरी दिखनी चाहिए, स्टेट मेरा ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल सिधाई में बी पॉइंट पर मिलना चाहिए मुझे। तो ये मिलना चाहिए तो भाई मुझे तो कुछ ना कुछ एंगल पर चलना पड़ेगा, एंगल पर चलूंगा तभी तो इसको धकेलते 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 ये इस पॉइंट पर लाकर छोड़ेगी। अब वही तो मुझे निकालना है कि किस एंगल पर मुझे ये मूवमेंट करवानी चाहिए। ये एंगल अगर मेरे पास में आ जाता है तो मैं इजीली बता सकता हूं कि कितनी दूरी पर, मतलब मैं यहां से कितने एंगल बनाकर चलूं कि मैं इस पॉइंट पर पहुंच जाऊं। भाई मान लो आपका घर यहां पर है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये टॉपिक, लेकिन अच्छे से समझना है। ये आपका घर है और यहां से आप चलना शुरू करते हैं। एक तो अप्रोच है कि भाई आप सीधे यहां पर पहुंच जाओ। कब पहुंच सकते हो? जब रिवर का कोई फ्लो ही ना हो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर मेरे पास में 0 हो जाए। या फिर दूसरा तरीका यह है कि मैं चलना शुरू करूं इस डायरेक्शन में कि भाई मेरा घर इस साइड में, चलो मैं इसकी सिधाई में चल लेता हूं, लेकिन जो यहां पर रिवर है वो आपको धकेलते हुए यहां पर लेके चले जाए। चलो भाई यहां पर पहुंच गए, फिर भाई यहां से ये पता चला कि 1000 किलोमीटर दूर चले गए, कोई नहीं भाई मैं यहां से चलकर मैं वापस यहां पर आ जाऊंगा। आ जाओगे? फिर फायदा क्या हुआ नहर क्रॉस करने का या फिर रिवर क्रॉस करने का। दूसरा मेरे पास में तरीका यह है कि ये जानकारी है कि रिवर तो भाई इसको धकेलते हुए आगे की साइड में लेके जाएगी, जैसा इसने यहां पर धकेलते हुए लेके गई, तो मैं क्यों ना उल्टा ही चलूं यहां से। तो मैं उल्टा जो चलूं, यानी कि इस डायरेक्शन में चलूं, तो ये मेरे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, ए बी हो गया। तो मैं इस डायरेक्शन में चलूं अगर, तो ये जो मेरे पास में रिवर है ये इसको धकेलते धकेलते इस पॉइंट पर लाकर छोड़ देगी और ये मेरा घर होगा, इस पॉइंट पर मैं अपने घर पर पहुंच जाऊंगा। तो यहां से मैं देख रहा हूं, अच्छा भाई ये तो बिल्कुल सीधा पहुंच गया, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस कवर करी इसने। भाई हमें तो इनिशियल और पॉइंट और फाइनल पॉइंट का बात करनी होती ना, कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, वही तो हमारी डिस्टेंस होगी। तो ये तो मिनिमम डिस्टेंस हो गई है या फिर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका। तो ये जो पॉइंट आया आपका, किस एंगल पर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो करूं कि ये यहां पर पहुंच जाए, तो दिस इज VBR होगी, जो हम एक्चुअल डायरेक्शन में चलना चाहे, और जिस डायरेक्शन मुझे पहुंचना है दिस इज VB हो गया, और ये मेरे पास में VR हो गया। तो इस पूरी का कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, तो साइन थीटा की वैल्यू जो यहां पर निकल कर आती है दिस इज VR डिवाइडेड बाई VBR। तो ये थीटा पर मुझे इस ऑब्जेक्ट को चलाना चाहिए ताकि मैं मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस इसकी कवर कर सकूं। यानी कि मिनिमम डिस्टेंस कवर करवाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को साइन थीटा इज इक्वल टू VR बाई VBR से चलना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होगा कि रिवर की जो स्पीड है ना, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि हम जितने भी हमने अभी तक इलस्ट्रेशन लिए हैं, तो VR की जो स्पीड है वो लेस देन VBR लिए। अगर ऐसा केस हो जाए कि VBR इज लेस देन VR हो जाए, तो तब तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो मेरे पास में ग्रेटर देन 1 आ गई है। साइन थीटा की वैल्यू जो है मेरे पास में ग्रेटर देन 1 आ गई है। तब मैं कैसे निकालूंगा? मान लो जो बोट है वो तो बिल्कुल स्टेशनरी है, उसके अंदर में तो कोई स्पीड ही नहीं थी मैंने, लेकिन फिर भी जो रिवर है उसको धकेलते हुए लेके आएगी, यानी कि VBR उसके अंदर में डेवलप होगा ना। तो ये जो VR है इसकी हमने मान लिया, यानी कि जो रिवर की वेलोसिटी है वो मेरे पास में ज्यादा हो जाए, तो ये साइन थीटा की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? तो तब मेरे लिए जो फॉर्मूला बनकर आएगा, तब भी आपको यही यूज करना है कि जो छोटी वैल्यू होती है वो आपको ऊपर लिखनी है, यानी कि VBR डिवाइडेड बाई VR। तो आप फॉर्मूला रटना नहीं है, सिंपल याद रखना है कि जब भी आप लोगों से यह पूछा जाए कि मिनिमम डिस्टेंस की क्या कंडीशन होगी, यानी कि किस थीटा पर मुझे चलाना चाहिए, तो साइन थीटा को आपको हमेशा लिखना है कि जो भी स्मॉल वेलोसिटी क्वांटिटी है, स्मॉल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई लार्ज क्वांटिटी, लार्ज वेलोसिटी। अब ये दोनों में से कौन से में? VR एंड VBR में जो जिसकी भी मेरे पास में स्मॉल वेलोसिटी होगी, जिसकी भी मेरे पास में स्मॉल वेलोसिटी होगी उसको आप ऊपर लिखेंगे
और जिसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसको नीचे लिखेंगे। चाहे मेरे पास में अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर कम है तो वी आर बाई वी बी आर हो जाएगा ये फॉर्मूला। अगर आप लोग वेलोसिटी ऑफ बी आर यानी कि जो मेरे पास में इनका रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी वो ज़्यादा है जिस डायरेक्शन में मैं चलना चाह रहा हूँ, तो वो वी बी आर अगर छोटी है तो वी बी आर डिवाइडेड बाई वी आर, तब भी मेरे पास में साइन थीटा की वैल्यू आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस हैं जो मिनिमम डिस्टेंस को लेकर है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर में ये बोला जाए मिनिमम डिस्टेंस, तो आपके दिमाग में तुरंत ये आइडिया क्लिक करना चाहिए, अच्छा मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो साइन थीटा मुझे वहां से मिलेगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि मिनिमम डिस्टेंस नहीं, आपको जो गिवन है मिनिमम टाइम को लेकर बात करें, तो मिनिमम टाइम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा वो तो 90 डिग्री चल रहा है, यानी कि अलोंग द विड्थ ऑफ द रिवर चल रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिनिमम टाइम को लेकर ही सोल्व करने पड़ेंगे अगर कोई थीटा की वैल्यू नहीं गिवन है तो। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास में किसी ने भेजा था और उस क्वेश्चन में गिवन था कि रिवर जो है उसमें फ्लो करवा रहा है ये, और वीबीआर की वैल्यू उसके अंदर में गिवन थी 66.13 कुछ थी, और रिवर जो था इसकी विड्थ शायद मेरे को ध्यान है उसके अंदर में 500 मीटर गिवन था, और जो वेलोसिटी था रिवर का वो शायद 50 मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ गिवन था, और ये 63 मीटर पर सेकेंड करके कुछ उसने वैल्यूज उसके अंदर में गिवन थी। तो उसके अंदर में आपको बताना था कि कितना टाइम उसके अंदर में लगेगा। तो भाई आप सीधा समझ जाओ ना इसके अंदर में कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है यानी कि जो अलोंग द विड्थ उसका कंपोनेंट है वही रेस्पॉन्सिबल होगा उसको पार करवाने के लिए, ये कंपोनेंट तो रेस्पॉन्सिबल होगा उसको ड्रिफ्ट करवाने के लिए। अच्छा ये बताओ क्या मुझे इसको रिजोल्व करने की जरूरत है भाई? 66/1/3 को रिजोल्व करने की जरूरत है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये तो 90 डिग्री बना रहा है ना। हमें जरूरत कब पड़ती है रिजोल्व की? जब भी कोई वेक्टर मेरे पास में कोई एंगल बनाकर मेरे पास आता है तो मुझे उसको तोड़ना पड़ता है दो कंपोनेंट्स में, एक वर्टिकल कंपोनेंट में और एक उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो ये दो कंपोनेंट्स आप लोगों को उसके तोड़ने पड़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये वर्टिकल उसी के अलोंग है, और हमें ये क्वेश्चन किस अप्रोच से शुरू करने पड़ते हैं? मिनिमम टाइम को लेकर सोल्व करने पड़ते हैं, और मिनिमम टाइम का मतलब ही वर्टिकल कंपोनेंट जो अलोंग द विड्थ उसको लेकर जाएगा, वही कंपोनेंट उसकी विड्थ को पार करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। चलो अब कुछ क्वेश्चन इसके अंदर में कर लें। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं। इसमें क्वेश्चन गिवन है कि एक रिवर है जिसकी विड्थ आपको गिवन है 40 मीटर, और इस पॉइंट से मैं चलना शुरू किया, ये इनिशियल पॉइंट है और ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर पहुंच गई है फाइनल पॉइंट पर, ये हमने मान लिया कुछ इस तरह का, और ये जो दूरी है यहां से यहां तक की ये मैंने मान ली है जहां पर पहुंचना चाहिए था, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, लेकिन पहुंची है यहां पर, तो ये 30 मीटर आपको गिवन है। अच्छा व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ द बोट सो दैट रीच पॉइंट एफ? ये कह रहा है कि यहां से जो बोट शुरू करे, जो हमने बोट मानी है यानी कि जो इंजन की स्पीड है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कितनी मैं मिनिमम स्पीड रखूं इसकी कि जो बोट हमारी है वो इस पॉइंट पर पहुंच जाए, एफ पॉइंट पर पहुंच जाए। तो इस क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास में वी आर यानी कि जो रिवर है उसकी वेलोसिटी भी गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 4 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास में गिवन है। तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहां पर मैं कितनी वेलोसिटी दूं, इसकी वीबीआर की मिनिमम कितनी वेलोसिटी रखूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां पर पहुंच जाए, इस फाइनल पॉइंट पर पहुंच जाए, यानी कि ये जो वेलोसिटी रहेगी इसकी वीबी रहेगी। चलो शुरुआत करते हैं। पहली चीज तो ये कि इस ऑब्जेक्ट को इस साइड में मुझे लेकर जाना है तो कोई ना कोई एंगल इसका प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाकर ये यहां पर पहुंच सकती है ऑब्जेक्ट। तो मैं एक जर्नलाइज इसके फॉर्म डेवलप करता हूं और मान लेता हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस डायरेक्शन में हमने इसको चलाना शुरू किया और ये एंगल इसके साथ में थीटा बना रहा है। ठीक, ये जो विड्थ है यहां की, ये वाली विड्थ जो है ये आपको कितनी गिवन है भाई? 40 गिवन है। ये वाला वैल्यू कितना गिवन है? यहां से आपके पास में 30 गिवन है। तो एक जर्नल इक्वेशन आपको समझ में आती है, कुछ मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया था कि अगर मेरे पास में एक कंपोनेंट 30 है एक 40 है और ये एक ट्रायंगल बना रही है, तो ये 4 है या 3 है या फिर 40 है या 30 है, एक मिनट, 4 3 है या 5 है, तो ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का है, और ये जो एंगल बनकर आप लोग के पास में आता है, ये वाला जो एंगल बनता है ये होता है जो 4 के साथ में बनेगा 37 का, और यहां पर 3 के साथ में जो बनेगा दिस एंगल इज 53 डिग्री। ये आपको ट्रायंगल समझ में आती है?
तो कहीं ना कहीं यहां पर भी इसी तरह की ट्रायंगल बनेगी। देखो ये एंगल्स ना आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो गिवन डेटा होगा। मैं बार बार इन्हीं गिवन डेटास का यूज करता हूं। मैं जो ट्रायंगल है ये बार बार ऐसी ही बनेगी आपकी, हमेशा ऐसी ही बनेगी, ठीक है। आपको फेमिलियर हो जाना चाहिए इन ट्रायंगल्स को लेकर। तो 37 डिग्री है, तो मैं चाहे इसको 40 कर दूं, इसको 30 कर दूं, इसको 50 कर दूं, तो भी एंगल के ऊपर में तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा ना। सभी का रेशियो तो मेरे पास में वही जो पहले था वही बनकर आएगा। तो यहां पर ये 40 है, ये 30 हो गई है, तो ये एंगल मेरे पास में कितना, दिस एंगल इज 37 डिग्री। ठीक, अब मुझे क्या करना चाहिए, इन कंपोनेंट्स को रिजोल्व कर लेना चाहिए। मेरी वही अप्रोच पहले वाली कि भाई शुरुआत मैं करूंगा अपने कंपोनेंट्स को लेके। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना 4, जो वेलोसिटी ऑफ द रिवर है। इस VBR को आपने रिजोल्व किया तो ये इस साइड में कौन सा कंपोनेंट आएगा, इसका VBR sin थीटा आएगा, और ऊपर की डायरेक्शन में कौन सा आएगा, VBR cos थीटा आएगा। तो इस डायरेक्शन में मेरे पास में वेलोसिटी इसकी बनी VBR sin थीटा, और ऊपर की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जो रेस्पॉन्सिबल होगी इसकी विड्थ को क्रॉस करवाने के लिए, वो आया यहां पर VBR cos थीटा। इसका भी रिजल्टेंट बनाओ। अब इसका जब आप रिजल्टेंट बनाएंगे तो यहां से आपका कंपोनेंट ये आया 4 माइनस में VBR sin थीटा, 4 माइनस में VBR माइनस sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया, दिस इज VBR cos थीटा। तो ये कंपोनेंट्स आपको मिल गए भाई। ये जो इनका रिजल्टेंट बना है, जो रिजल्टेंट यहां से बन के गया है, यानी कि जो VBR बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा होगा यहां से, दिस एंगल इज 37 डिग्री। चलो भाई, अब क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो वैल्यू है इसकी, अगर इनके रेशियोज की बात करूं तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 40 है, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि नीचे वाला जो था वो 30 है, क्योंकि ऊपर भी मेरे पास में 30 है, ये वर्टिकल भी मेरे पास में 40 है। तो मैं ये लिख सकता हूं परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि 4/3 एंड 40/30 आएगा, लेकिन 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 4/3 आ गया। और इसी तरह से आप इसका भी लिख सकते हैं, ऊपर जाने वाली जो वैल्यू है इसकी, दिस वैल्यू जो यहां पर आ रही है आपकी परपेंडिकुलर ओवर बेस बन रहा है आपका, दिस इज 4 माइनस में VBR sin थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे कौन सा कंपोनेंट लिखूं मैं इसका, VBR sin थीटा। तो ये कंपोनेंट जो मेरे पास में, ये एक मिनट, ये cos थीटा होगा ना भाई, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला, ये तो VBR cos थीटा है, तो मैंने इसको VBR cos थीटा लिख दिया। अब इसको सोल्व करो आप लोग, तो सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो इक्वेशन बनेगी, दिस इज 3 VBR cos थीटा इक्वल टू 10 माइनस में 4 VBR sin थीटा, ये बन गया। जब इसको आप और फर्दर सोल्व करेंगे तो फर्दर सोल्व करने के बाद में ये जो रिलेशन आपके पास में आएगा, VBR को एक तरफ लेके आएंगे तो VBR दैट इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा, ये रिलेशन बनेगी आपके पास में। अच्छा, ये आप लोग रिलेशन देख पा रहे होंगे, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड इसके अंदर में करें तो ये जो रिलेशन मेरे पास में बन के आएगा, तो आप इसको साइन फॉर्मूला लगा सकते हैं 5 साइन थीटा प्लस में अल्फा वाला फॉर्मूला इसके अंदर में लग जाएगा। और ये VBR को मिनिमम होना है, इस VBR को मिनिमम होना है, तो ये वैल्यू जो है ये मिनिमम होनी चाहिए मेरे पास में। जब इसको मुझे मिनिमम रखना है तो यहां पर मिनिमम रखना है, तो ये वैल्यू मेरे पास में क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि जितना मेरे पास में डिनोमिनेटर बड़ा होगा ये वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, छोटी होती आ जाएगी। तो ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 हो सकती है। तो VBR की मिनिमम वैल्यू मेरे पास में क्या आ सकती है, दिस इज 16/5। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अप्रोच वही थी कि मुझे ये कहा गया था कि ये जो यहां से फ्लो करके इस पॉइंट पर पहुंचाना है, तो ये इतना समझ में आता है कि मुझे किस एंगल पर तो चलानी पड़ेगी, क्योंकि एंगल से ही मैं जर्नलाइज कर सकता हूं किसी चीज को। तो यहां पर एंगल से जर्नलाइज करने के लिए मैंने इस थीटा एंगल पर चलाया, थीटा एंगल पर चलाकर मैंने इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया। मुझे क्लू एग्जामिनर ने ये दे दिया था कि ये 30 है, ये 40 है, तो कहीं ना कहीं ये इस तरह के ट्रायंगल बना रहा होगा। तो यहां से मुझे ये पता लग गया कि ये जो एंगल है वो 37 डिग्री का बनेगा। जो यहां पर आपके पास में कंपोनेंट है उसके साथ में जो एंगल बनेगा वो 37 डिग्री का बनेगा। तो 37 डिग्री ये हो गया, 30 ये हो गया, 40 ये हो गया, और ये वाला मेरे पास 53 डिग्री का हो गया। तो सिंपली क्या करना था, कंपोनेंट्स को मैंने रिजोल्व किया, और कंपोनेंट्स को रिजोल्व करके मैंने उसकी जो रिजल्टेंट था वो निकाल लिया। अब परपेंडिकुलर और बेस वाला फॉर्मूला मैंने इसमें यूज किया डायरेक्टली, और कोई रॉकेट साइंस इसमें थोड़ा ना यूज करिए। तो 4/3 मेरे पास में ये ट्रायंगल वाला बना दिया, परपेंडिकुलर और बेस। उसी तरह से परपेंडिकुलर और बेस वाला फॉर्मूला यहां पर मेरे पास में आ गया, तो 4 माइनस में VBR sin थीटा, VBR cos थीटा आपके पास में आया। अच्छा, थोड़ा इसके अंदर में चेंज कहीं रह गया यार,
परपेंडिकुलर ओवर बेस, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, बेस और परपेंडिकुलर लिख दिया। नहीं, इसको चेंज करो, ये 3/4 आएगा भाई। यहाँ पर वैल्यू जो है वो 3/4 रहेगी आपकी, क्योंकि परपेंडिकुलर तो बेस मेरे पास में 4 है ना, तो बेस को बेस से कंपेयर कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास में VBR cos थीटा, हालांकि उल्टा लिखा जाएगा ये, लेकिन अभी लिख दिया तो ज़्यादा इसके अंदर में खिचड़ी नहीं पकाते हैं, आप इसको उल्टा करके लिख लेना, 4/3 दैट इज VBR cos थीटा डिवाइडेड बाई मेरे पास में 4 माइनस में VBR sin थीटा, इस फॉर्मूले को आप लिख लेंगे भाई, ठीक है। और मैंने सिंपली इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद में जो VBR था उसको मैंने एक तरफ किया, VBR करने के बाद में क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको सोल्व कर रखा था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यूज इसमें पुट डाउन कर दिए। 4 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा आ गया, और ये जो फॉर्मूला आपके पास में बनेगा sin थीटा प्लस में अल्फा का, जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में sin थीटा प्लस में अल्फा, ये मैक्सिमम वैल्यू जब होगी तो VBR की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, मिनिमम हो जाएगी। तो ये वैल्यू 1 होते ही मेरे पास में वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो आपके पास में 16/5 निकल कर आ जाती है। तो ये आपकी अप्रोच थी, जो क्वेश्चंस थे किस तरह से आपको इनके अंदर में देखना होता है। चलो भाई, अब एक और टाइप इसके अंदर में जो बनता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप जो आते हैं आपके एग्जाम के अंदर में, प्लेन विंड प्रॉब्लम्स आते हैं, जो हवाई जहाज वगैरह उड़ रहे होते हैं और हवा भी चल रही होती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने अभी तक कर लिया जो हमारे पास में रेन बोट वाले क्वेश्चंस थे, तो ये तो बस बच्चा क्वेश्चन है इसके अंदर में। तो एक प्लेन है और एक विंड है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, this can be written as velocity of plane माइनस में velocity of wind, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अच्छा, अब देखो इसके अंदर में कि मान लो मैं प्लेन के अंदर में क्या दिक्कत होती है, प्लेन उड़ रहा है मान लो मेरे पास में इस डायरेक्शन में, और हवा चल रही है, इसके ऊपर में हवा इसके ऊपर में प्रेशर लगाएगी, तो हवा की डायरेक्शन है मान लो मेरे पास में ये, तो जो हवा की डायरेक्शन है जब हम पीछे पढ़ रहे थे तो वही मेरे पास में कहीं रिवर की डायरेक्शन हुआ करती थी, तो यहां पर आपको रिप्लेस कर देना है वो वेलोसिटी ऑफ विंड से। और जो प्लेन है, यानी कि जिस डायरेक्शन में प्लेन मेरा जाना चाह रहा है, वो मेरे लिए VBR का काम करता था, ठीक है ना, जो मेरे पास में VBR का काम करता था, तो यहां पर VPW का काम कौन करेगा, जो मेरी एक्चुअल में जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूं, और रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो चीजें वही हैं, वही हमें रिप्लेस करनी इसके अंदर में। चलो क्वेश्चन के साथ में इसको समझते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये मैंने कहा कि एक प्लेन है, उसको एक स्क्वायर फील्ड है वो क्रॉस करना है, ये स्क्वायर फील्ड मैंने आपको दे दिया है, और हवा जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड है वो किस डायरेक्शन में है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है, और उसकी वेलोसिटी की वैल्यू भी मैं आप लोगों को दे देता हूं इसके अंदर में 300 किलोमीटर पर आवर से जो विंड है वो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अच्छा, पहली चीज तो ये। दूसरा इसमें आपको गिवन है कि जो इंजन है उसकी स्पीड, इंजन स्पीड मतलब प्लेन विंड स्पीड दे रहा है वो, तो इंजन की स्पीड है वेलोसिटी ऑफ इंजन दैट इज 400 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। तो प्लेन इन द स्क्वायर फील्ड हाउ मच टाइम टू कंप्लीट इट, ये कह रहा है कि इस प्लेन को ये मूव करना है इस फील्ड को, और एक डायरेक्शन जो है यानी स्क्वायर फील्ड है तो इसकी डायरेक्शन की विड्थ जो मेरे पास में वो 5 किलोमीटर है। तो पूछा गया है कि कितना टाइम इस पूरे फील्ड को क्रॉस करने में लेगा। चलो कोई इशू नहीं, हमें अपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है, वेक्टर कैलकुलेशन को लेकर बहुत अच्छे से पता है, तो मैं इसको नाम देता हूं ABCD। अब समझते चलो, जब मैं AB डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मैंने मान लिया कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, इस साइड में हवा इसके ऊपर में फ्लो कर रही होगी, यानी कि इसके ऊपर में दबाव लगा रही होगी, तो इसी डायरेक्शन में मेरा प्लेन भी उड़ना चाह रहा है, और इसी डायरेक्शन में जो हवा है वो लग रही है उसके ऊपर में, तो उसको सपोर्ट कर रही होगी भाई, उसको सपोर्ट कर रही होगी ना। तो फाइनली मेरे पास में जो वेलोसिटी आएगी आपके पास में प्लेन की, वो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन विंड प्लस में वेलोसिटी ऑफ विंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन, यही बनकर आएगी। तो AB डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी आई, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विंड यानी कि जो इंजन की स्पीड गिवन है कितनी 400, तो 400 प्लस में कितनी विंड की स्पीड है 300, तो 300 आपके पास में यानी कि 700 किलोमीटर पर आवर से मेरे पास में ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा AB के अलोंग। तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम मुझे पता है कि कितने किलोमीटर मुझे चलना है, 5 किलोमीटर चलना है, डिस्टेंस ऑफ वन स्पीड, तो 700 इसका आ गया, ये इसका टाइम आ गया 700 सेकेंड। मैंने डेटा ऐसा ही ले लिया, रैंडमली उठाया है, तो कैलकुलेशन जो आपका आंसर आएगा थोड़ा बहुत इधर उधर आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट ये रहेगा। चलो AB के लिए हम क्लियर हो गए। अब आ जाओ कहानी जब हम BC की तरफ में जा रहे हैं, तो BC में मैं जाना चाह रहा हूं, इसको समझना आप अच्छे से। ये सीधा क्यों नहीं बनता है भाई,
ये मेरे पास में प्लेन जो है इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। कौन सा है ये? बी है, ये यहां पर सी है। मैं प्लेन को इस डायरेक्शन में उड़ाना चाहता हूं। किस डायरेक्शन में? बीसी डायरेक्शन में जाना चाहता हूं। अगर मैं चला इसी डायरेक्शन में तो हवा ने मेरे पास में प्रेशर लगाया और मेरा प्लेन तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा भाई। तो ये तो गड़बड़ हो गई है, मुझे तो स्क्वायर फील्ड के अक्रॉस में चलना है। तो मुझे किस डायरेक्शन में चलना चाहिए? तो भाई सीधी सी बात है, आपको इस डायरेक्शन में नहीं चलना है, आपको चलना है थोड़ा सा एंगल बनाते हुए। और किस साइड में एंगल बनाऊं मैं? इधर एंगल बनाना पड़ेगा मेरे को। ये बात समझ आई कि नहीं? मैं इधर एंगल बना दूंगा। अगर इसी डायरेक्शन में मैं चलना चाहा तो हवा तो मेरी इस डायरेक्शन में इस पे आ रही है ना, तो वो धक्का मारते हुए मेरे को इस साइड में लेते चली जाएगी। मैं इस तरह से चाहता हूं कि मेरी इतने एंगल पर मैं चलूं, मतलब कोई एंगल यहां पर आएगा जिस एंगल पर चलूं कि ये मेरा इसी रास्ते को फॉलो करता हुआ चला जाए। तो ये एंगल मेरे पास में मान लेता हूं मैं थीटा। थीटा एंगल मान लिया। तो ये जो कंपोनेंट आपके पास में आ रहा है यहां पर ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको रिजोल्व करूं, आप सिंपल सी कहानी क्या रहती है, मुझे इसको रिजोल्व करना है। और किस स्पीड से मैं चल रहा हूं भाई? यहां पर 400 से तो चलूंगा ना। जो एक्चुअल में गिवन होती है, जो इंजन की स्पीड होती है, वही तो मेरे पास में VBR या VPW या फिर VRB आएगी, VRM आएगा जब आगे मैन रिलेटेड उसके अंदर में क्वेश्चंस आएंगे। तो यही तो मेरे पास में स्पीड है 400 से। तो इसके कंपोनेंट को मैं यहां रिजोल्व करूंगा तो नीचे कितना बचेगा भाई इसका? 400 साइन थीटा। ईस्ट डायरेक्शन में हवा चल रही है किस स्पीड से? 300 मीटर से। ऊपर की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा भाई? ये इसका आ जाएगा 400 में 400 कोस थीटा आ जाएगा आपके पास में। ठीक, अब आपको इससे क्या आइडिया निकलेगा, यहां से क्या आइडिया हम निकाल सकते हैं? तो साइन थीटा की जो वैल्यू यहां से आपके पास में निकल कर आएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? जो मेरे पास में साइन थीटा की सिंपल सा आप एक अप्रोच समझो। यहां पर जो अप्रोच मैं यहां पर समझाना चाहूंगा उसका बार बार यूज होगा आगे, कि प्लेन को हमें उड़ाना कहाँ है, मुझे इस डायरेक्शन में लेके जाना है। अगर प्लेन इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है तो ये कंपोनेंट, यानी कि जो इसको इस साइड खींचना चाह रहा है और ये कंपोनेंट जो इसको इस तरफ में खींचना चाह रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो प्लेन ऊपर की डायरेक्शन में जाना चाहेगा। समझो, ये जो कंपोनेंट है ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएं तभी तो प्लेन मेरा ऊपर की साइड में मूव करेगा। यानी कि इसका ये कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टली दोनों कंपोनेंट मेरे पास में इक्वल हो जाएं तभी तो प्लेन इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। अगर रिजल्टेंट मेरे पास में अभी भी बचा हुआ, तो अगर रिजल्टेंट आएगा तो ये तो इसको इधर धकेलता हुआ लेके आ जाएगा, इधर धकेलता हुआ लेकर आ जाएगा। तो मैं क्यों ना ऐसा कर दूं कि दोनों को बैलेंस कर दूं, और बैलेंस कर कर मेरा प्लेन कहां जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पर बैलेंसिंग आप इजीली कर सकते हैं इसके अंदर में कि 400 साइन थीटा, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे इसके अंदर में, दिस एंगल इज 300। तो साइन थीटा की वैल्यू यहां पे आपके पास में कितनी आई? 3/4 आई। और कोस थीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी बनेगी? ये तो कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास में बनेगी भाई, ये आपका एक ट्रायंगल बन गया है जिसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है भाई? PBP HHB, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो ये आ गया आपके पास में 3, ये वैल्यू होगी 4। तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी √7। तो ये √7 आ जाएगी। तो cos थीटा की वैल्यू आपका क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो √7/4 आ गया। तो यहां पुट डाउन करो इस वैल्यूज को, तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास में आ गई 400। cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? cos थीटा √7/4 है, तो √7/4, तो ये आपके पास में आई 100√7। मैंने ऐसे कोई रैंडम डाटा लिया है तो इसलिए ये थोड़ी कैलकुलेशन रूट वगैरह में आ रही है। और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा हमारे पास में 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपका 300। तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इक्वेट करेगा तभी तो ये प्लेन मेरा इस डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, अब आपको वेलोसिटी पता लगी जो कि इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो कौन सी वेलोसिटी? 100√7 वेलोसिटी है जो इसको BC डायरेक्शन में लेकर जाएगी। इन दोनों को तो हमें इक्वेट करना पड़ेगा ना, तभी तो प्लेन आगे की तरफ बढ़ेगा, वरना ये तो इस साइड में लेके भाग जाएगा इसको कि भाई चलो हम तो आपको इस तरफ घुमा कर लेके आएंगे। नहीं भाई, हमें घूमना नहीं है, हमें BC पाथ पर जाना है, और BC पाथ पर जाना है तो इन दोनों कंपोनेंट्स को इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक, अब यहां से आपका कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है? 5। और किस वेलोसिटी से? 100√7 से। तो ये आपका टाइम आ गया कौन सा? ऊपर जाने का। अच्छा, अब जो तीसरा केस इसके अंदर में आ रहा है, प्लेन एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ना, ये कॉम्बिनेशन है 4 क्वेश्चंस का। चीजें वही चल रही हैं, बस आपकी अप्रोच समझ में आनी चाहिए कि कैसे कर रहे हैं। ये मेरे पास में 5 किलोमीटर चलेगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। यानी कि ये मेरे पास में CD डायरेक्शन में चलेगा। प्लेन जो जाना चाह रहा है इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से जा रहा है भाई? 400 से। और हवा इसके ऊपर में किस डायरेक्शन इतनी धकेल रही है इसको? 300 से चल रही है। तो ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है ना, इसमें तो कोई एंगल बन नहीं रहा है।
भाई एंगल तब बनेगा जब वो उसके ऊपर में किसी मतलब मेरे को वर्टिकली जाना पड़ेगा, हवा उसके ऊपर में दबाव लगाकर दूसरी डायरेक्शन में लेके जाने चाह रही है। कॉमन सेंस है, इतना तो समझ में आता होगा आप लोगों को, ठीक। तो ये मान लो आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल हवा आपकी सीधे चल रही है, तो आप बहुत तेजी से चलाना चाह रहे हो, लेकिन एक्चुअल में रिजल्टेंट में क्या उतने पे चला पा रहे हो, नहीं चला पा रहे ना, तो दोनों की माइनस करते हो तो वही आएगी। तो यहाँ पर मुझे 5 किलोमीटर चलना है, कि स्पीड से चलूंगा तो 400 जा रहा है, 300 से उसके ऊपर में अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो कितनी आई इसके पास में 100 उसका फाइनल रिजल्टेंट आया। तो ये 5/100 सेकेंड से वो ऑब्जेक्ट जो है वो चलेगा। तो ये आपके पास में ये आंसर आ गया, ठीक। अब तीसरा हो गया, चौथा पॉइंट मेरे पास में ऑब्जेक्ट को नीचे की डायरेक्शन में लेके आना है, तो जितना टाइम मेरे को इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही टाइम मुझे इस डायरेक्शन में भी लगेगा। इक्विवेलेंट अपोजिट टाइम यहाँ पर आपके पास में लगते हैं। तो पिछले केस के अंदर में जो आप CD से ये हो गया और D से A पर वापसी आओगे, तो जो टाइम आपको पीछे लगा है वही वेलोसिटीज आपकी आएंगी, निकाल कर देखना, सेम कैलकुलेशन आएंगी। तो 100√7 आपका टाइम इसके अंदर में वेलोसिटी आएगी, और 5 किलोमीटर आपको चलना है, तो ये आपका टाइम इसके अंदर में आ जाएगा। तो टोटल टाइम आपको निकालने के लिए बोला गया है, तो T1 प्लस में T2 प्लस में T3 प्लस में T4 आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या अप्रोच पता लगती है, उस कंसेप्ट को समझो। इससे हमें ये पता लगता है कि प्लेन विंड से रिलेटेड हमें कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारा जो बोट वगैरह से रिलेटेड थे उन्हीं के साथ में हम इक्वेट करना चाहिए। और जो इंजन की स्पीड गिवन है वो मेरे लिए प्लेन विंड की स्पीड गिवन है, प्लेन की वेलोसिटी मुझे निकालनी होती है, तो इसके करने के लिए मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी ऑफ प्लेन दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन प्लस में वेलोसिटी ऑफ विंड, ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है। अब ये मुझे इंजन की स्पीड गिवन होगी, VW जो गिवन होगा वो आपका विंड का स्पीड गिवन होगा। तो इस केस के अंदर में मुझे एक स्क्वायर इसी तरह के टाइप बनते हैं, इसमें इससे फालतू कुछ नहीं बनता है, ये आपको इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, तो आपको सपोर्ट करेगी वेलोसिटी। लेकिन आप इस वर्टिकली जाना चाहोगे तो हवा आपके ऊपर में धक्का देगी और उसको धकेलने की इस डायरेक्शन में कोशिश करेगी। तो हमें अपनी शुरुआत ही कुछ एंगल पर करनी चाहिए। अब वो एंगल कितना होगा उसको देखने के लिए हमें ये अप्रोच पता होनी चाहिए कि ये इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, इनको इक्वेट कर दूं तभी तो मेरा प्लेन आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये करने के लिए मेरे पास में साइन थीटा की वैल्यू यहां से इजीली निकल कर आ जाती है। वैल्यूज को पुट डाउन करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि जो इसको आगे की तरफ धकेल कर लेके जाएगा वो कंपोनेंट मुझे पता लग गया वेलोसिटी का, वो पता लग गया तो मेरे पास में वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं अपने टाइम का लगाऊंगा, टाइम यहां से निकल कर आ जाएगा, ठीक। जब टाइम मेरे पास में आ गया, कब, जब आप BC तक जा रहे हैं और फिर CD पर जा रहे हैं तो वो आपको अपोज करेगी, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टली चल रहा हूं तो उसको सिर्फ काटते हुए जाएगी, किसी एंगल पर उसको टिल्ट नहीं करवाएगी। तो डायरेक्ट हम उसकी फॉर्मूला लगाएंगे और नीचे आते टाइम जितना इसने ऊपर जाने में टाइम लिया उतना ही ये नीचे आने में यहाँ पर टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इसके ऊपर में भी धकेलेगी। तो मुझे शुरुआत इस केस में यहाँ से शुरू करना पड़ेगा ताकि ये इस डायरेक्शन में लेके आए। इसी तरह इसके भी 2 कंपोनेंट आएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को रखना है खाली, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को मुझे इक्वेट करना पड़ेगा, वहां से मेरे पास में साइन थीटा की वैल्यू आएगी। साइन थीटा की वैल्यू को से हम कोस थीटा की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और फिर अपनी वैल्यूज को उसके अंदर में पुट डाउन करके अपना जो टाइम है चारों केसेस का उनको जोड़ेंगे और हमारे पास में टाइम निकल कर आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो आपके प्लेन विंड प्रॉब्लम्स आते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेन मैन प्रॉब्लम्स, सबसे ज्यादा किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। अब इसके अंदर में कुछ समझो चीजें, जैसा मैं आपको बता रहा था एक पीछे जब हमने चीजें पढ़ी थी तो वहां पर मैंने कहा था कि रेन जो गिर रही है ना, वो आपने कहा कि 5 मीटर पर सेकंड, लेट सपोज 5 मीटर पर सेकंड से आपके ऊपर में गिर रही है। तो ये जो वेलोसिटी वहां पर अचीव कर रही है ये एक्चुअल में होती क्या थी, ये एक्चुअल में हमारे पास में एक टर्मिनल वेलोसिटी हुआ करती थी। टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि एयर रेजिस्टेंस के कारण में जो ऑब्जेक्ट है, जो एयर के पार्टिकल्स हैं, सॉरी जो ड्रॉपलेट्स हैं, उन्होंने एयर रेजिस्टेंस के कारण में एक वेलोसिटी जो है वो अचीव कर ली है, एक कांस्टेंट स्पीड की तरफ में अप्रोच कर गए हैं, और वो वेलोसिटी आप टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानते थे। क्योंकि जो हमारे पास में टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर गई है तो इसलिए हमें रेंज जो है उसकी स्पीड हमेशा कैसा मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू मिला करेगी। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को आप लोग हमेशा एक टर्मिनल वेलोसिटी के रूप में मानेंगे कि ये मेरे पास में कांस्टेंट क्यों गिवन है, उसका रीजन आपको उसे कंसेप्ट से समझ में आया, ठीक। दूसरी चीज ये होगी कि मान लो बारिश हमेशा कैसे गिरती है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है। ये मेरे पास में नीचे की साइड में आपके सर के ऊपर में परपेंडिकुलरली गिर रही है, भाई यहां पर परपेंडिकुलरली गिर रही है। लेकिन हवा का झोंका आया तो हवा का झोंका इसको क्या करेगा, आगे की तरफ में धकेलने की कोशिश करेगा, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है कुछ ऐसी हो जाएगी, तिरछी हो सकती है। तो हवा की डायरेक्शन के कारण में रेन का जो फ्लो है जो है वो कुछ
एंगल बना लेगा किसके साथ में, वर्टिकल के साथ में। तो ये मान लो मेरे पास में वर्टिकल था इसका, जो इसको आना चाहिए था, और ये एयर ने जो यहां पर इसने जो एंगल बना लिया है, तो ये एंगल मेरे पास में कुछ ऐसा आना चाहिए था, लेकिन जो रेन आ रही है उसने कुछ एंगल बना लिया यहां पर। ये मेरे पास में कुछ एंगल आप लोगों ने देखा कि इसको मैं थोड़ा सा, पेन सीधा नहीं चल पा रहा है इसमें, ये वर्टिकली कुछ ऐसे गिरना चाह रही थी ये यहां पर, और फाइनली इन्होंने क्या कर लिया, एक एंगल बना लिया, यानी कि कोई भी एंगल मैं दे देता हूं 37 डिग्री, थीटा 53, कुछ भी गिवन होगा आपको एग्जाम के अंदर में, तो ये वर्टिकल के साथ में कोई एंगल बना लेती है, या फिर यहां से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 37 डिग्री या थीटा या 53 डिग्री, जो भी वैल्यूज आपको स्टैंडर्ड यही मिलेंगी। तो यहां से आपको एक चीज समझ आती है कि भाई वेलोसिटी तो मुझे कांस्टेंट मिलेगी। वो क्यों मिलेगी, क्योंकि मैं टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुका हूं एयर ड्रैग के कारण में, एयर रेजिस्टेंस के कारण में। ठीक, दूसरा जो हवा आएगी ना, जो विंड होती है, वो उसकी वैल्यू यानी कि जो बारिश गिर रही होती है उसको एक एंगल पर ले जाती है। तो विंड जो है वो हमारे पास में रेन को किसी एक एंगल पर ले जाने की कोशिश करती है, या फिर कहें कि उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो डायरेक्शन चेंज। अब हमारे एग्जाम के अंदर में जो रेन है वो मे बी परपेंडिकुलरली ड्रॉप होते हुए दिखाई दे, या फिर कहे कि तिरछी पड़ रही है ऐसे, मतलब किसी एंगल पर मेरे पास में गिर रही है। ठीक, ये क्या हुआ भाई, किसी एंगल पर मेरे पास में गिर रही होगी। तो दो ही केस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, एक कहे कि वर्टिकली डाउनवर्ड, या फिर किसी एंगल के ऊपर में। एंगल पर गिरेगा तो कहेगा कि एयर ने उसकी, आपको समझ में आएगा कि एंगल पर आ रही है, तो क्यों आ रही है, क्योंकि विंड ने उसके ऊपर में फोर्स लगाया, यानी विंड की जो वेलोसिटी थे रिजल्टेंट में उसको दूसरी तरफ में लेकर चली जाएगी। तो आपको एक समझ में आई चीज कि मान लो यहां से रेन कुछ इस तरह से गिर रही है, ये रेन गिर रही है इस डायरेक्शन में, ये वाला रेन गिर रहा है, और आदमी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये मैन की वेलोसिटी है, ये मैन की वेलोसिटी हो गई है, और ये रेन की वेलोसिटी हो गई है, जो कि इस एंगल पर गिर रही है। क्यों एंगल पर गिरी, क्योंकि एयर ने उसके अंदर में ये वैल्यू डेवलप कर दी है, उसके एंगल को चेंज कर दिया। ठीक, तो आपको मैन और रेन इन दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है कि अगर बताओ मेरे पास में कि रेन और मैन, इनकी वेलोसिटी का आपको रिलेटिवली बताना है, तो ये आपको वी आर माइनस में वी एम आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इसमें जो पूछेगा क्वेश्चन कि जो छाता उसके अंदर में ओढ़ेगा, वो जो छाता यहां पर ओढ़ेगा वो किस एंगल पर उसको लगाना चाहिए ताकि वो बारिश से बच जाए। तो ये उसको जो छाता है ना, मतलब जो मैन है, उसको उस एंगल पर रखना चाहिए जो इनका रिजल्टेंट निकल कर आता है, जो वी आर एम निकल कर आता है उसके रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा छाते को रखना चाहिए, तभी वो इस बारिश से बचाव कर सकता है। चलो एक क्वेश्चन के साथ में इसको मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि मान लो यहां पर मैंने देखा कि मैन जो रेन है इस केस के अंदर में, ये रेन गिर रही है, ये रेन गिर रही है, आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई है। मैन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये मेरे पास में मैन की डायरेक्शन हो गई है। तो वी आर एम को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर माइनस में वी एम, और हमें ये पता है कि जो आदमी को छाता ओढ़ना है तो जो वी आर एम आएगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में करना है। तो पहले तो देखो इसमें क्या है, वी आर गिवन है, तो वी आर को मैं लिख दिया ये ऐसे, ये मेरे पास में वी आर हो गई है, दिस इज वी आर। अब वीएम है, तो वीएम आदमी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और मैंने आपको ये सिखाया था कि ये इसका मतलब ये है कि आप उसका उल्टा करो और उसके साथ में जोड़ दो। तो वीएम इस साइड में है तो मैं इसका उल्टा करके जोड़ूंगा, तो ये वेलोसिटी कहां पर आ जाएगी, इसकी वीएम की डायरेक्शन यहां पर आ गई है, दिस इज वीएम, और इन दोनों का कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। कौन कौन से, वीएम और वीआर का। बट पिछले में हमें क्या करना पड़ रहा था, प्लेन की वेलोसिटी निकालनी पड़ रही थी, या फिर मुझे रिवर की वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी निकालनी पड़ रही थी। इस क्वेश्चन के अंदर में जो रिवर बोट, जो रेन और मैन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, इसमें ये पूछता है कि भाई आपको छाता किस डायरेक्शन में रखना है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो वी आर एम है, यानी कि इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो आदमी को प्रतीत होगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है उस डायरेक्शन में अगर वो आप छाता रखे, यानी कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में छाता रखे, उनके रिजल्टेंट के अपोजिट में जो छाता रखेगा, तब वो बारिश से बच सकता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा, दिस इज वी आर एम। लेकिन क्या आदमी को छाता नीचे की साइड में रखना चाहिए, नहीं, आदमी को छाता जो वी आर एम आया है इसके अपोजिट डायरेक्शन में रखेगा। तो यहां पर वो अपना छाता रखेगा तो उसका बारिश से बचाव हो जाएगा। तो ये उसका छाता रखना इस डायरेक्शन में, यानी कि जो वीआरएम की डायरेक्शन आएगी
हमेशा उसका अपोजिट करेंगे आप लोग, तो जो छाता है उसकी डायरेक्शन आपके पास में निकल के आ जाएगी, यानी कि उस डायरेक्शन में उसको छाते को रखना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, समझो इस क्वेश्चन को। अगर मेरे पास में गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि Vm जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, दिस इज 14 मीटर पर सेकेंड है, टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ में चल रहा है, रनिंग मतलब रन कर रहा है, 14 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है, बहुत तेज रन कर रहा है, इस डायरेक्शन में वो रन कर रहा है। टू सेव द मैन होल्ड एम्ब्रेला एट 45 डिग्री, फाइंड रेन स्पीड पूछे इसके अंदर में। इस क्वेश्चन में सीधा ये पूछ लिया है कि आदमी को जो आदमी है वो रेन से अपने आप को बचाव करना चाह रहा है, तो अम्ब्रेला को जो 45 डिग्री पर होल्ड करता है, तो बताओ कि रेन की स्पीड कितनी होगी। रेन स्पीड ही पूछ ली इस क्वेश्चन में, मैंने इसका जो था इसमें थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन इसके अंदर में डाल दिया। चलो कोई शुरुआत इस क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। तो जो गिवन डाटा था और इसके अंदर में देख लो, तो यहाँ से ये रेन गिर रही है ऐसे नीचे की साइड में, और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर जो एंगल गिवन है, दिस एंगल इज 37 डिग्री। ये 37 डिग्री आपको गिवन है वर्टिकल के साथ में जो बना हुआ है, और आदमी जो है वो इस डायरेक्शन में वो कर रहा है 14 मीटर पर सेकंड से। तो वो कह रहा है कि कितने एंगल पर 45 डिग्री पर वो अम्ब्रेला को होल्ड कर रहा है, तो कितनी स्पीड होगी रेन की। तो कोई इशू नहीं, ये तो हमारा सिर्फ समझने का तरीका था। यहाँ पर हमें तो अपनी अप्रोच पता है कि एक फॉर्मूला जो यहाँ पर यूनिवर्सल है इस केस में, वेलोसिटी ऑफ रेन और मैन को लेकर, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो पहले तो मुझे रेन की वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी है, तो रेन की वेलोसिटी कहीं ना कहीं ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई है भैया। मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ना है, तो उल्टा किया मैंने इस वेलोसिटी को यहाँ पर, तो ये आ गई मैन की वेलोसिटी भाई प्लस, यानी कि मैं उसका अपोजिट करूं और प्लस कर दूं, तो ये मेरे पास में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंप्लीफाइड वे मैंने आपको सिखाए थे। ठीक, अब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, दिस एंगल, अगर मैं यहां से इसके एंगल की बात करूं, तो ये एंगल आपके पास में कितना बना, 37 डिग्री। और अम्ब्रेला को कितने एंगल पर होल्ड कर रहा है वो, तो यहां पर अम्ब्रेला को जो होल्ड कर रहा है, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है यहां पर उसने अम्ब्रेला को होल्ड कर लिया भाई, ये अम्ब्रेला उसने होल्ड करी है, हाँ छोटा सा बना है लेकिन समझ जाओ इसको। तो ये जो एंगल बनाएगा, यानी कि यहां से ये वैल्यू मेरे पास में आ रही है, तो ये जो एंगल यहां पर बनेगा, दिस एंगल इज 45 डिग्री, जो यहां से बनाएगा इसका 45 डिग्री आएगा। और ये VRM रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही तो उसको होल्ड करेगा वो। ठीक, तो ये वैल्यू आपके पास में 14 मीटर पर सेकेंड आ रखी है। अब देखो ये जो आपके पास में वेलोसिटी है, तो ये 45 डिग्री मेरे पास में है और इसको होल्ड करके रखा हुआ इसने 45 डिग्री, तो ये भी यहां पर आपके पास में आया 45 डिग्री। ठीक, अब इस कंपोनेंट को जो VR है, यानी कि हम इसको मान लेते हैं x, जो रेन वेलोसिटी ऑफ रेन है वो मुझे फाइंड आउट करनी है, उसको मैं x मान लेता हूं। तो इसको रिजोल्व करोगे, 37 वाला कंसेप्ट आप लोग इसके अंदर में लगाओगे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई भाई, 37 के साथ में जो बना रहा है, दिस वैल्यू इज, यहां से मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर आप देखो, तो ये वैल्यू तो भाई आ गई आपकी VRM की, VRM की आ गई है। नीचे जो कंपोनेंट इसका निकल कर आएगा, यानी कि VR का जो कंपोनेंट यहां पर निकल कर आ रहा है, दिस इज 4x डिवाइडेड बाई 5। समझ में आता होगा, जो 37 के साथ में वहां पर 3 वाली चीजें नहीं मिलेंगी, तो 4x बाई 5 बचेगा। और इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट लगेगा, एक तो 14 लगेगा, और यहां से इसको रिजोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास में कितनी बन रही है, 3/5 ऑफ x बनेगा। ये वैल्यू आपके पास में 3/5 ऑफ x बनेगा। और मुझे रिजल्टेंट इसका निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं इसको अगर यहां से रिमूव कर दूं, तो ये जाकर कहां पर माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा इसके साथ में। सो दिस वैल्यू इज 3/5 x हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है मेरे पास में। तो दोनों कंपोनेंट्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो ये कंपोनेंट आपका एक ट्रायंगल की जो जो मेरे पैरेललोग्राम रूल है वो मैं यूज करूं, तो जो मेरे पास परपेंडिकुलर वैल्यू है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू आप लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, दैट इज परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई भाई मेरे पास में, सो दिस इज 90 डिग्री, ये भी मेरे पास 45 डिग्री हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां से आपके पास में आ रही है, ये आ गई आपके पास में 14 माइनस में 3/5x डिवाइडेड बाई, और ये दूसरा वैल्यू कितना आ गया 4x/5, क्योंकि tan 45 डिग्री है तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास में ये कॉम्बिनेशन आया 14 माइनस में 3/5 ऑफ x इक्वल टू 4/x/5 आ गया। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू यहां से आपके पास में निकल के आएगी, 10 मीटर में है तो 10 मीटर
पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन कितनी आई मेरे पास, 10 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ नहीं था, सिर्फ एक अप्रोच आप लोगों को पता होनी चाहिए थी कि रेन इस डायरेक्शन में गिरी है, तो 37 हो, 53 हो, 45 हो, कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे एक चीज पता है कि जिस डायरेक्शन में मेरा VRM आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, मुझे इनके अंदर से क्या करना है, VR जो है उसमें से VM को माइनस करके उल्टा करके उसके अंदर में जोड़ देना है। तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा किया और यहां पर जोड़ दिया। फिर मुझे इसका जो VR निकालना था, जो आपको स्काई ब्लू कलर के अंदर में दिख रहा है, इसका मैं रिजोल्व कर लूं, क्योंकि एक एंगल पर है, एंगल आते ही मुझे दिमाग के अंदर में क्लिक कर जाना चाहिए भाई इसके दो कंपोनेंट्स तोड़ देने। कंपोनेंट तोड़े आपने, तो ये आपका 3/5x आया और नीचे आपका 4/5x आ गया। अब वही हमारा तरीका पुराना, ये ट्रायंगल बनाने वाला, तो ये हमने इसका नीचे डाउनवर्ड में देखा तो खाली एक वेक्टर लग रहा है 4/5x, और इसका हॉरिजॉन्टल में दो लग रहे थे, 14 इस साइड में और 3/5 इस साइड में। तो मैं इसका रिजल्टेंट लेके आऊंगा, क्योंकि रिजल्टेंट मेरा इस साइड में आएगा तो इसको डोमिनेंट होना पड़ेगा, यानी इसको ज्यादा होना पड़ेगा, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 14 में से 3/5x को। तो ये वैल्यू आपके पास में रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आई। इसने गिवन था कि 45 डिग्री वो यहां पर होल्ड करता है, तो हमने इसको इजीली निकाल लिया। अब कई बार ये भी पूछ लेगा कितने एंगल के ऊपर में होल्ड करें, तो भाई इसके अंदर में कोई नई चीज है क्या, कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली उसको कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करता हूं, और मजे इसके अंदर में जो उठा सकते हैं इस लेवल का। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका हमारी पूरी काइनेमेटिक्स का, और इस काइनेमेटिक्स को हम वाइंड अप कर रहे हैं आज। तो यहां पर आपके पास में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक इंक्लाइंड सरफेस है। एक आदमी है, मान लो आप यहां पर दौड़े दौड़े इसके ऊपर में चढ़ना चाह रहे हैं, और बारिश बिल्कुल आपके सर के ऊपर में गिर रही है, ऐसे हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली आपके सर के ऊपर में गिर रही है। किस स्पीड से गिर रही है, 3 किलोमीटर पर आवर से आपके ऊपर में गिर रही है। आप ऊपर चढ़ रहे हैं भाई, ये एंगल जो गिवन है दिस इज 37 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन का। आप ऊपर की साइड में जा रहे हैं, किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं आप, 5 किलोमीटर पर आवर से आप ऊपर की साइड में मूव कर रहे हैं। ओके, तो अब यहां पर पूछा गया है कि ये आदमी बारिश से बचना, भाई बारिश तो यहां पर भी गिर रही है, तो सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का है कि भाई मैंने उसको दूर दिखा दिया, लेकिन उसके सर के ऊपर में गिर रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली उसके सर के ऊपर में गिर रही है। तो यहां पर कह रहा है कि अब आदमी के हाथ में जो अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला को किस एंगल के ऊपर में रखे वो। तो पहला तो बताओ मेरे को कि ये एक चढ़ाई पर चढ़ रहा है भाई, ऊपर एंगल पर जा रहा है, तो एंगल पर जाने के लिए इसके पास में कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए। हमें तो ये पता है कि VRM दैट इज इक्वल टू VR माइनस में VM। तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना उसको आगे की तरफ ले जाने के लिए, और वर्टिकल कंपोनेंट उसको ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां पर आप लोग देखें कि VR की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से आपको समझ में आता है, इस 5 को आप तोड़ेंगे 37 डिग्री मेरे पास में बनेगा, तो कुछ ट्रायंगल ये इस तरह की बनेगी। ये आपका वैल्यू जो आएगा दिस इज 4, दिस इज ये 37 डिग्री बनेगा, सो दिस वैल्यू इज 3, और ये मेरे पास में 4 और रिजल्टेंट मेरे पास में 5 इसका इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। तो ये कौन सा कंपोनेंट इसका रिस्पॉन्सिबल है भाई, यहां पर इसका रिस्पॉन्सिबल है जो कंपोनेंट है इसको ले जाने के लिए 4 वाला, और नीचे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, नीचे के लिए 3 कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल, 3 वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है 3, और रेन भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, तो 3 वाला नीचे की साइड में आ गया, इस साइड में इसका आ गया 4। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा आपके पास में वो क्या हो गई है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा, तभी तो अपना बचाव कर सकते हैं वो। तो ये मुझे वैल्यू निकालनी है, इसकी एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो क्या निकाल नहीं पाएंगे, ये VRM आ गया यानी कि रिजल्टेंट आ गया, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई है। ये वैल्यू आपके पास में कितना हो गया, 4 हो गया। तो मैं इसका ट्रायंगल जो पैरेललोग्राम रूल है वो यूज कर सकता हूँ, ये पैरेललोग्राम रूल यूज कर लेते हैं। ये मान लो मेरे पास में थीटा है, या ये मान लेता हूँ मैं थीटा है, कोई सा भी आप एक थीटा मान लो। तो इसका अपोजिट में ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, तो इसका अपोजिट में मुझे ये थीटा मिला, तो थीटा इतने से उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो ये 4 है, तो इसका अपोजिट वाला पैरेललोग्राम है, तो ये भी मेरे पास में 6 हो गया इसका, क्योंकि दोनों कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल है वो मेरे पास में 4 कंपोनेंट है खाली, लेकिन जब ये एंगल पर इसके ऊपर में क्लाइंब कर रहा है तो 2 कंपोनेंट्स के इसके अंदर में तोड़ते हैं हम, एक मेरे पास में उसका हॉरिजॉन्टली और एक उसका जो उसके वर्टिकली लेकर आएगा उसको, और उसका जो रिजल्टेंट मेरे पास में कितना है 5 आ रहा है। तो 5 ये मेरे पास में 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, तो 4 उसको हॉरिजॉन्टली और 3 उसको वर्टिकली लेकर जा रहा है। तो 3 प्लस में 3 यहाँ पर डाउनवर्ड में रेन का भी आएगा और उस आदमी की वेलोसिटी का भी आएगा, सो दिस इज 6 आ गया। सो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में कितनी आएगी, दिस इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये 90 डिग्री हो गया, तो 4/6 हो गया। तो फाइनली आपके पास tan थीटा की वैल्यू कितनी बनी, दिस इज 2/3। तो थीटा की वैल्यू आपसे पूछे तो tan इनवर्स
2/3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि इस आदमी को कितने पर ये होल्ड करना चाहिए, ये जो अम्ब्रेला है दिस इज 10 इनवर्स 2/3 पर उसको होल्ड करेगा तो वो बारिश से अपना बचाव कर सकता है। तो ये चाहे एंगल बेस्ड क्वेश्चन आए मेरे पास में, चाहे रेन को किसी एंगल पर गिरा दे, मुझे सिर्फ मेरी जो अप्रोच है ना वो सिर्फ ये होनी चाहिए कि जो भी वेलोसिटी मुझे एंगल पर मिल रही है ना, सबसे पहले तो उसी को तोड़ लो, उसी को रिजोल्व कर लो, और उसी को रिजोल्व करने के बाद में अपना बेसिक ट्रायंगल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है वो निकालो। और रेन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो जो अम्ब्रेला है वो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, यानी कि वी आर का और वी एम का जो मेरे पास में रिजल्टेंट आएगा, वी आर का और वी एम का जो रिजल्टेंट आएगा वही उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको अपनी अम्ब्रेला को लेकर खड़ा होना है। बस ये कंसेप्ट इसमें आपको ध्यान रखना। तो यहां पर आपका काइनेमेटिक्स जो है वो कंप्लीट होता है। अब आपको करना क्या है, अभी आपको टाइम मिलेगा, सफिशिएंट टाइम मिलेगा सीट्स लगाने का। तो जो आपको सीट प्रोवाइडेड है सबसे पहले वो लगाइए आप थ्योरी की, फिर उसके बाद में जो उसकी न्यूमेरिकल्स हैं आपको दिए गए अपने कंटेंट सेक्शन के ऊपर में, जब ऐप के ऊपर में जाएंगे तो वो आपको करना है। फिर आपको PYQs क्वेश्चन लगाने हैं, फिर DPP सोल्व करनी है जो भी आपको गिवन है, और फिर CPCT यानी कंप्लीट चैप्टर टेस्ट है वो वहां पर लगाना है। और फिर आपका काइनेमेटिक्स के अंदर में चाहे एग्जाम के अंदर में कोई भी क्वेश्चन दे दे, कंफर्मली आप उसको कर पाएंगे। ये चैप्टर खत्म करने के बाद में आपको अपना रिवीजन जरूर करना है, बिना रिवीजन के चीजें भूल जाओगे, और बिना काइनेमेटिक्स को खत्म किए किसी चैप्टर के ऊपर में जंप मत कर जाना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा, ना आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन समझ आएगा, ना आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो काइनेमेटिक्स को सबसे पहले खत्म करना है, खत्म इन द सेंस उसको अच्छे से रिवाइज करना है, जो भी नोट्स आप लोगों को मिले हैं या फिर आप लोगों ने बनाए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, 1 से 2 बार रीडिंग जरूर डालना, और डेली अभी एक हैबिट बना लो कि मुझे जो भी चैप्टर होते जा रहे हैं आगे, मतलब NLM जब हम शुरू करेंगे तो पीछे वाला जो चैप्टर है कम से कम एक बार मैं रिवाइज कर लूँ, क्योंकि चीज़ें सारी वहीं जुड़े होंगी, वही एक्सेलेरेशन मेरे पास बार बार आएगा, वही वेलोसिटी बार बार आएगी, वही स्पीड बार बार आएंगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का खेल आ जाएगा, जब NLM पढ़ेंगे तो एक्सेलेरेशन का बहुत बड़ा खेल आ जाएगा, वेलोसिटीज का बहुत बड़ा खेल आ जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को बार बार घुमा फिरा कर अब आगे हमें पढ़नी है। और एक दूसरी चीज, आपको ये एंगल रिजोल्व करना जरूर आ जाना चाहिए। अभी तक आप लोगों की माइंड सेट हो भी चुका होगा कि भाई जब भी कोई भी वेक्टर मेरे पास में किसी एंगल पर दिया जा रहा है तो तुरंत दिमाग के अंदर में आपका क्लिक हो जाना चाहिए, भाई इसको रिजोल्व कर लो 2 कंपोनेंट में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर में रिजोल्व कर लो। जो थीटा के साथ में आएगा, मान लो ये मेरे पास में x है तो वो आएगा x cos थीटा, और जो ऊपर की साइड में आएगा ये आएगा x sin थीटा। ये तो समझ में आ गई होंगी। और 2 स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स आपको समझ में आती होंगी कि ये मेरे पास में 37 डिग्री है, और दूसरी अगर आपके पास में 53 डिग्री वाली ट्रायंगल है तब आप उनको कैसे लिखते हैं। ठीक है जी, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में, जिसमें हम NLM शुरू करेंगे। अभी आप इनके क्वेश्चंस को लगाएं, और जैसा ही जरूरत पड़ेगी और न्यूमेरिकल्स में इसके एक लेक्चर के थ्रू और डिलीवर कर दूंगा कैसे इसकी अप्रोच करनी होगी क्वेश्चंस की। आप पहले इन थ्योरी पोर्शन को अच्छे से पढ़िए, फिर हम आगे की चीज़ों को और स्मूथली करते हुए चलेंगे। चलो जी, मिलें फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और हमारी 1 घंटे 42 मिनट की क्लास हो गई। कमाल हो गया भाई, पता ही नहीं लगा मैं तो। कोई इशू नहीं, आप अच्छे से इन चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।